उफक से टूटती शाम बीतकर स्याही में तब्दील हो चुकी थी। धरती पर फैली चांदनी आज अपने साथ सितारों की चमक भी लाई थी। घने बादलों में छुपी हवा की सरगोशियां सर्द इस ढलान के इलाके में बाआवाज़े बुलंद सफ़र कर रही थीं। क्यों कर कुआलालंपुर की रात थी इतनी खफा, इतनी रूपोश? हम कब जान पाएंगे? क्या हम कभी जान भी पाएंगे? गहरी नीली रंग की चमकती निसान नवारा की गाड़ी रश में फंस सी गई थी। ड्राइवर सीट पर नशिश जौहान ने शीशा नीचे करते कोहनी खिड़की पर जमाई और अपनी थोड़ी मसली। हर बुध को इस इलाके का यही हाल होता था। रश और शोर, लोग और गाड़ियाँ, बेपनाह ट्रैफिक। और ये सब था तमान के नात की नाइट मार्केट का, जहाँ के 700 से ज़ायद स्टॉल लोगों को अपनी जानिब मकनातीसी कशिश से राग़िब कर रहे थे। मुसाफिर सीट पर बैठी सारा बैक व्यू मिरर को पकड़े अपने भरे भरे होंठ स्ट्रॉबेरी लिप ग्लॉस से रंग रही थी। अरीस पेशानी और कदरे उभरी हुई थोड़ी वो फिलिपाइन की खूबसूरती के म्यार पर हरूफ बहरूफ उतरती थी। मिस रोज लिप ग्लॉस की लिड थामी उंगलियों में से तीसरी पर डायमंड की छोटी नगीनों वाली अंगूठी थी, जो मुंह दिखाई पर जौहान ने ही इसे दी थी। 2011 साल के शुरू में इनकी शादी हो गई थी। अब महीना था मई का। मैट भूरा रंग इसके होंठ चमका गया तो घनेरी पलकें उठाकर सारा ने पिछली सीट पर बराजमान मर्द को देखा, जो गुमसुम सी आंखों से शीशे के बाहर देख रहा था। कनपट्टी के चिपटे हिस्से पर भूरे बाल छोटे हुए थे और बीच से थोड़े बड़े। राबे आदम का हेयर स्टाइल पत्थर के ज़मानों में भी यही रहने वाला था। पलकों का अनखा और नाक की कमज़ोर हड्डी, हेजल आंखों में गिरती रात की नियोन रोशनियाँ इसे ज़रा बराबर भी असरअंदाज नहीं कर रही थीं। क्रीम रंग का वेस्ट कोट पहने वो सर ता पैर फॉर्मल कपड़ों में मरबूस था। इससे आगे बैठा जौहान भी सुरमई सूट पहना था। सारा ने मैरून मडी ड्रेस का इंतखाब किया था, जिसके किनारे और कंधे पर सुनहरी धागों का काम हुआ था। वो लोग किसी जानने वाले की शादी से लौट रहे थे। मुझे अगले स्टॉप पर उतार देना, मैं चला जाऊंगा, राबे ने बगैर किसी को मुखातिब किए कहा। वो अब भी बाहर देख रहा था। नाइट मार्केट के करीब बढ़ती गाड़ी से तरह तरह के पकवानों से उठता धुआं नजर आ रहा था। घर तक छोड़ूंगा, जौहान ने असर न लेते स्टीयरिंग घुमाया। राबे को इस शादी तक घसीट के लाने वाला भी वही था। तुम दोनों को लेट हो जाएगा। नो श्योर प्रॉब्लम। सारा अपने शोर की गैर गम पजीरी पर मुस्कुरा दी। राबे भी खामोश हो गया। वो अपने दोस्त से नहीं जीत सकता था। 1.5 साल के अरसे में वो जौहान हाजिर को इतना जान चुका था कि जिद ना करता। रश घटा तो जौहान ने गाड़ी काट कर एक गली में मोड़ ली। अब के तमान के नात की मार्केट रोड की दूसरी तरफ थी। सड़क के किनारे एक बैंक के पास रफ्तार धीमी करते वो सारा और इससे मजमूई तौर पर मुखातिब हुआ। मुझे कुछ पैसे एक्सचेंज करवाने हैं, 10 मिनट लगेंगे। इसने सीट बेल्ट खोलते इन्हें देखा और मज़ाहिया के इस अंदाज में मुस्कुराया। लड़ाई मत करना तुम दोनों। सारा ने हंस कर इसे देखा और आप भी सीट में पीछे हो गया। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते अब वो बैंक की सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर चढ़ रहा था। कुछ लम्हात में इसका वजूद दरवाज़ों के पीछे गायब हो गया। पीछे बैठे मर्द ने एक टांग उठाकर दूसरी पर जमाई। अब दर्द नहीं होता था, वक्त ने इसके जख्म भर दिए थे। शीशा नीचे करते वो महव सा सब्ज़ पत्तियों में पुरनूर शहर में पहले चिरागे को देखता रहा। यहाँ के स्टीम बन खाए हैं तुमने, कार्टून वाले? इसकी नज़रों के इत्तकास में देखते सारा ने पूछा। सीखों पर पड़ते बर्तनों की आवाज़ें यहाँ तक सुनी जा सकती थीं। राबे ने इसके सवाल पर चेहरा मोड़ा। क्या मैं अपने शहर से इतना फरामोश हूँगा? मिकी माउस से लेकर हेलो किटी सब खाया है। इसके जवाब पर वो हंस पड़ी और खुले बालों में से उंगलियां फेरते इन्हें बांधने लगी। तो तुम फूडी हो? इस बार वो भी मुस्कुरा दिया। जब लोग होते हैं तो खाना इंजॉय किया जाता है, अगर नहीं तो वो बोझ लगता है। सारा ने इसे देखा। अचानक बीते 2 साल के रंग और हालात एक साथ इसके चेहरे पर उमड़ आए थे। अब इल्ज़ाम नहीं थे इसकी ज़ात पर, वो पाक था। अब पानी नहीं था इसके कानों में, वो बका था। अब कोई नहीं कहता था राबे खूनी था, इसने हक मारा था। फिर भी एक गैर शिनाख्तशुदा सकूत था इसके वजूद पर, जो किसी भी बांगो निदा को भस्म कर देता। सारा को महसूस होता था वो ज़ख्मी था। वक्त ने कुछ नहीं भरा था। तुम जब चाहो हमारे घर आ सकते हो राबे। इसने चेहरा अपनी सीट से टिकाए दावत दी तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया। शुक्रिया, मगर मुझे घर से निकलते मौत आती है। सारा ने इस एहसास से सर हिलाया। वो जौहान से कितना अलग था। बाल बांध कर इसने स्याह हेयर टाई घनी लटों पर कसी और ढीली छोड़ दी। अब पोनी टेल लहरा रही थी। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है शादी का वैसे? अब तुम लड़के नहीं कहलाओगे, जस्ट सिंग। इसने माहौल हल्का फुल्का रखते इसे छेड़ा तो एक खुश्क मुस्कुराहट इसके होंठों का किनारा ऊपर उठा गई। शीशे से अंदर उतरती हवा कान की लौ से टकराई और राबे ने माथा खिड़की पर रखा। आपने तो एक जुमले में मेरी जवानी मार दी। इसके जवाब पर वो हंस पड़ी। राबे ने उंगली के किनारे से नाक मसली। वैसे नहीं, कोई प्लान्स हैं शादी के? अभी सिर्फ करियर पर ध्यान देना है। अकेले रहना मुश्किल होता है। मेरा मशवरा है थोड़ा हल्के हो जा। अब तो तुम कैप्टन बन गए हो, प्रोमो वगैरह सब मिल गया। जस्ट पुट योर सेल्फ आउट देयर। आपकी नज़र में है कोई जो एक क्लास में इंटरेस्टेड हो? सारा ने अब्रू उठाए जैसे इसकी चुनौती कबूल की हो। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे ग्रुप चैट में ऐसे 10 मिल सकते हैं अगर तुम मुझे 2 मिनट दो। राबे ने हंसकर सर नफ़ी में हिलाए। कोई ज़रूरत नहीं। वो बाहर देखने लगा। आसमान की खुले कालीन पर चमकते सितारे भी इसे देख रहे थे। रात एक कोसों तक बर्बाद बस्ती, जिससे फ़रार के लिए इसने कितनी ही दरारें छान डाली थीं, वो फिर भी खुद को वहीं पाता था। एक गहरी सांस इसके लबों से छूटी और किनारे से मुस्कुराहट उतर गई। वहाँ सिर्फ अब जिल्द थी, रूखी, बेअसर।
एक हाथ की उंगली छोटी उंगली में फंसे चांदी के छल्ले को सिरकाती और किनारे से पकड़कर वापस नीचे धकेल देती। जोहान वापस आया तो गाड़ी की एजाजी लाइट जल उठी। राबे ने नारंगी रोशनी में चुभन से आंखें मीच ली। अब वो सीट बेल्ट लगाते सारे से कुछ कह रहा था। पीछे बैठे मुसाफिर ने चेहरा खिड़की से टिका लिया। इन दोनों की आवाज़ें इससे दूर हो रही थीं। हाल होकर भी फरामोश हुई कोई याद लगती थी। जोहान इसी किसी बात पर हंस रहा था और सारा शर्माते हुए इसका कंधा पीट रही थी। गाड़ी रिवर्स गियर में डालते अब वो इसकी किसी बात को पकड़े इसे तंग कर रहा था और वो मुस्कुराते हुए अपनी गाल छुपा रही थी। राबे ने एक खुश्क सांस बाहर निकाली तो शीशे का कांच भाप से दाग गया। इसने लाशऊरी तौर पर शहादत की उंगली चिकनी लकड़ी पर खिड़की पर, एक पर और फिर दूसरा पर, इसकी दुम फिर इसकी नाक, वक्त के कफस में कैद एक जहाज़ जो भाप के मिटते ही ओझल हो जाएगा। सारा की हंसी की आवाज़ एक बार फिर कार में सुनाई दी तो इसे कोई याद आया। जोहान के इसे तंग करने पर इसने किसी और को भी याद किया। एक हाथ की माहिर उंगलियों में जॉयस्टिक संभाले हेजल आंखों की नरम जरीन तपिश सामने रखी कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी में नीली दमक रही थी। कानों के गिर्द हेडफोन चिमटे थे और दूसरा हाथ की कीबोर्ड पर फर हुक्म जारी कर रहा था। चमड़े की सफ़ेद और स्याह गेमिंग चेयर में आगे झुकते इसके कंधे खमीदा थे और अब्रू मकरसाज सिमुलेटेड कॉकपिट के अक्ते हल करने में मशगूल। जब कंप्यूटर खुला होता तो फ्लाइट स्टिमुलेटर खुला होता और जब फ्लाइट स्टिमुलेटर खुला होता तब ही अम्मा का मुंह खुला होता। 5 मिनट कबल ही वो इसको 10वीं बार सब्ज़ी लाने का कोर्स कर गई थी। अब तो इस बेटे से उन्होंने हार ही मान ली थी। हफ्ते के 7 दिन तो वो कॉकपिट में जता ही था। अब ये फजूल गेम इसे अलग ही मिल गई थी जिससे वो प्लेन खेलता था। किताबें पढ़ा करो, सूझबूझ बढ़ती है। लड़कियां पसंद करती हैं किताब पढ़ने वाले लड़कों को, अम्मा ने इसे कितनी बार कहा था। और हर बार रुबाब भी कबूतरी की तरह मंडी हिलाती रहती। मेरी प्यारी मदर डियरेस्ट, राबे आदम भी मक्खन की जंबो टिक्की था। लड़कियों को किताब पढ़ने वाले बहुत मिल सकते हैं मगर नए साल पर सीसा 152 की कॉकपिट से आतिशबाजी दिखाने वाला कोई होता है। अस्तगफिरुल्लाह। माँ के शिमला मिर्च काटते हाथ अचानक फुर्ती से चलने लगे। रुबाब ने चेहरा उठा के इसे देखा। ये सेसमी में ऐसा क्या खास है? राबे ने तहम्मुल बर्ताव रखा। सीसना 152 एक डबल सीटर जहाज़ है, परफेक्ट फॉर ऑडिट। रुबाब जूता उठाए औंधी हुई। तुम ज़्यादा यहाँ वहाँ दिमाग मत चलाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी ATP की वजह से रुकी हूँ, वरना जीबिया को कल ले आऊँ भाभी बना के। हैं? वो तो पौधों की नहीं होती। मुर्तज़ा ने पहली बार सुनते काफ़ी मशहूर मरकज़ाई में सवाल उठाया था तो घर के पायलट की आंखें छत को जा लगीं। ATP भाई, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट, मेरा सर्टिफिकेट। ओह ओके। घर के दामाद को रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा था। इसके हेडफोन के एक तरफ दस्तक हुई तो इसने सर उठाकर पीछे देखा। साथ ही सीधे पैर से मेज़ के नीचे रेडार पैडल दबाए फर्जी जहाज़ की फर्जी टर्बुलेंस को रोकने की इक़दामात। जा रहा हूँ ना, आप बटवा लाएँ मेरा, इसने जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा। मर्द पायलट हो या इंजीनियर, घर की सब्ज़ी लाने के लिए सब एक से थे। काहिल। कॉल आई है महाशय। रुबाब ने टेलीफोन इसकी गोद में रखा और रिसीवर हाथ में पकड़ाया। कौन है? इसने हेडफोन पर धकेलते मुंह हिलाया। हाउस नंबर 22। रुबाब ने खिलखिला कर बत्तीसी दिखाई। राबे ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाते रिसीवर कान पर रखा। उंगलियां अब के लाशऊरी तौर पर टेलीफोन के बटन सहला रही थीं। हेलो, ज़ीबिया ने झिझकते हुए पूछा। इसने गेमिंग चेयर में अपनी पुश्त टकराई और महसूस सा मुस्कुराया। आपके यहाँ सलाम दुआ का रिवाज नहीं? आपके वहाँ भी ताने ही मिलते हैं शायद। इसने हंसते हुए एहतियात से चेहरा आसपास घुमाया। रुबाब ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज छुट्टी है ना, क्या कर रहे हैं? रिसीवर की दूसरी जानिब से मौसूल होती आवाज़ में तजस्सुस और मुसरत आया थी। सच कहूँ या कुछ नहीं, बस तुम्हें याद। ज़ीबिया ने शर्मगीन से नज़र रिसीवर पर डाली, फिर गला साफ करते बात जारी रखी। फारिग है, मतलब खाला को बात करनी थी। राबे ने अंगूठे से नाक मसलते अपनी हंसी रोकी। पैरों को टखनों पर बांधे वो आसाइश बख्श अंदाज में बैठ गया। लेकिन कॉल बंद में तुम्हारी आवाज़ सुनकर करूँगा। वो इसे तंग कर रहा था और वो तंग हो रही थी। खाला जल्दी आए। ज़ीबिया का चेहरा आग का गोला बन चुका था। खाला बीच रस्ते में ही थी जब वो इन्हें रिसीवर थमाकर चमेट हो गई। सोना मत, तुम्हारा घर आ गया है, सारा ने धीमी आवाज़ में कहते पीछे देखा तो वो थक कर मुस्कुरा दिया। वो इन्हें कैसे बताता? नींद तो इसकी आंखों से कब की खुश्क हो चुकी थी। फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 18 नवंबर 2011। कमरे का दरवाज़ा खुला तो यके बाद दिख सूट और फॉर्मल मलबूसात में तैयार पायलट सैलाब की तरह अंदर दाखिल हुए। क्लासरूम में AC की ठंडी हवा और प्रोजेक्टर से चमकती मध्यम नीली और सफ़ेद रोशनियाँ कितार दर कितार लगी चमड़े की सरसराती कुर्सियों पर उजागर थीं। नशिस्तों की सीध में लगी वसी डिस्प्ले स्क्रीन पर वक्तन मलेशिया एयरलाइंस का लोगो सफ़ेद बैकग्राउंड पर चमचमा रहा था। पोडैम के करीब खड़े उस्ताद और इंस्ट्रक्टर आपस में सरगोशियाँ बांट रहे थे। कागजात के पलंडे उठाए वो लोग गहरी गुफ्तगू में अंदर आते शागिर्दों से बेनियाज रहे। पायलट्स के हजूम के दरमियान इसने भी स्याह टिम्बरलैंड फर्श पर रखे और कदम कदम चलकर अंदर बढ़ा। कमरे में पेशावराना पेशबंदी महसूस की जा सकती थी। खुश आमदीद हजरात तेरान। इनमें से एक इंस्ट्रक्टर ने माइक को करीब करते कहना शुरू किया।
सब अपनी जगहों पर नशिस्त हो जाएं तो शाम का आगाज़ करते हैं। जैसे ही सारे पायलट्स अपनी कुर्सियों के साथ कमर टिका चुके तो कमरे में खामोशी फैल गई। राबे ने भी इन चेहरों के दरमियान जगह संभाली। सफ़ेद सादी बटन शर्ट पर इसके यूनिफॉर्म का नीला कोट पहना था। कोट के बटन खुले थे और हाथ में रोलेक्स की घड़ी चमकदार सीट में पीछे होते इसके चेहरे की फहमीदगी आया थी। फ्लाइट सिमुलेशन की क्लास आज काबिल पायलट्स को क्या सिखाएगी? जेंटलमैन, ये आपका मैदान है। हवा आपकी सवारी और रफ्तार आपका तजाद। यहाँ बैठने से पहले रोल बुक को मुकम्मल तौर पर भूल जाएं, अपनी उम्मीदें कचरे के डब्बे में डाल उछालें और बदनज़मी से हम आगोश हों। कुछ पायलट्स ने इसे सुनते सर तिरछे किए, कुछ के लब मुस्कुराहटों में ऊपर उठे और कुछ बिन हरकत इसे सुनते गए। राबे की तरह स्याह टी शर्ट इसके कसरती जिस्म पर तरगीब अंदेज नज़र आती थी। ज़ेमो चीन मलेशिया एयरलाइंस का सीनियर फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर था। क्योंकि यही दस्तूर रहा है तो हम सबसे बुनियादी मसले से शुरुआत करते हैं। इसने हथेलियाँ पोडैम पर टिकाईं और नज़रों ने कमरे में बैठे एक एक नफ्स का चेहरा पढ़ा। इंजन फेलियर, क्योंकि जाहिर है यही हर पायलट का ताउम्र ख्वाब होता है। कमरे के लोग धीमे से हंस दिए। राबे ने अपने पीछे 2 पायलटों को खुसर फुसर करते सुना। इसने सर मोड़कर आगे देखा। प्रोजेक्टर की रोशनी इसके नकूश पर साई खींच रही थी। ओके पायलट्स, आप क्या करेंगे अगर आपका इंजन मिड फ्लाइट सुस्ताने लगे? एनी सजेशंस? नोटबुक के कोरे कागज़ पर कलम जमाए अपने उस्ताद के सवाल का बोझ राबे के कंधों पर पड़ता महसूस हुआ। आवाज़ निकालें हजरात, यहाँ शेर व शायरी की महफिल नहीं लगी। क्या करेंगे आप अगर आपका इंजन हज़ारों फुट ऊपर आपको धोखा दे जाए? ज़ेमो ने बाहें पोडैम पर फैलाई। जिल्द की रगें उभर कर नुमायाँ हुई। इसकी हर अदा में खुद एतमादी थी और वही इसे दिलकश बनाती थी। कमरे के चारों अतराफ आंखें घुमाते इसने मरकज़ तीसरी किताब में बैठे राबे पर ठहराया। अंदाज में दावत थी। इसने लब ज़ुबान से गीले किए और पेन को मजबूती से थामा। इंजन चेकलिस्ट, इमरजेंसी इशू और करीबी रनवे पर सिंगल इंजन लैंडिंग। किताबी जवाब। इसके जवाब पर ज़ीमो ने मुस्कुराहट छुपाई, अलबत्ता आंखों में इत्मीनान था। फिर इसने पुरजोश अंदाज में हाथ मेज़ पर रखा। अब चलते हैं तफरीही हिस्से की जानिब। द सिमुलेशंस। सिमुलेशन रूम का दरवाज़ा खोलते कितार दर कितार लगे मुस्तकबिली सिमुलेशन की मशीनें इसकी नज़र में आईं। दीवारों के आसपास जुड़ी कॉकपिट पैनल की चमचमाती बत्तियों में जगमगा रही थी। पायलटों का लश्कर अंदर चलकर आगे बढ़ा तो इंस्ट्रक्टर ने इन सबको इनकी मुतलका नशिस्तों तक राह दिखाई। राबे भी साथ चलता रहा। कमरे में गूंजती सब आवाज़ें असलियत के नज़दीक नुमायाँ होती थी, लेकिन वो थीं तो मुकरसाज। फ़्लाइट सिमुलेशन तेहरान के पेशे का कमरे बांस था जो हर फ़्लाइट को खला में सरजद होती मुश्किलात से कबल ज़मीन पर ही इन्हें इससे मुज़ाहिम कर देता था। अपने स्ट्रैप बांध लें, यहाँ से 1 पीस में बाहर जाना आपका आज का गोल है। ज़ेमो ने इनके सिरों पर खड़े ऐलान किया। वो चुस्त लगता था, इन लोगों में से जिन्हें अपने काम से इश्क हो। राबे आदम भी एक वक्त ऐसा हुआ करता था। अपनी कॉकपिट की कुर्सी संभालते राबे ने हेडसेट कानों पर जमाए। सिमुलेशन रूम में रोक लगा हर कॉकपिट को 2G से जुदा किया था। कंट्रोल स्टेशन के पार्ट शेयर को सुधारते ज़ेमो चीन ने अपनी नशिस्त चुनी और विराजमान हो गया। काहली से अंगूठा गाल पर फेरते इसने 2 उंगलियां तेवरों पर सजाईं। इसके होंठों के नज़दीक रुई वाला माइक जुड़ा था। राबे ने कंट्रोल योग को अपनी उंगलियों से छुआ। मगर साज कॉकपिट असली नुमायाँ होती थी। इसकी पोरों तले इंजन की आवाज़ रवां थी, हल्की मगर जिंदा। हेज़ल आंखों के सामने स्क्रीन पर बादलों का परचम लहराया। इम्पैक्ट के लिए तैयार हैं कैप्टन? ज़ेमो की आवाज़ में चिन्नौती थी। इसने खुद को इस्तवार रखा। ओके, इंजन फेलियर इन नाउ। वो हेडसेट के पार से चहका तो राबे का दिल एक इंसानी लम्हे के लिए बेतरतीब हुआ। यकायक अब तक यकसां इंजन की गुनगुनाहट नामुबारक खामोशी में से तब्दील हुई और प्लेन गैर मतवाजन हुआ। राबे ने फितरी तौर पर कंट्रोलर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। इंश्योइंग इंजन फेलियर चेकलिस्ट, प्रिपेयरिंग फॉर सिंगल इंजन लैंडिंग। इसने अपने इरादे आवाज़ बुलंद तर्जमा किए, साथ ही हाथ नोट पैड पर लिखे इस्तवार पढ़ते गए। कंट्रोल स्टेशन की जानिब बैठे ज़ीमो ने संजीदगी निगाहों से मॉनिटर स्क्रीन को देखा। दूसरी तरफ बैठे पायलट की हरकत इसकी दिमाग में पल पल महफूज हो रही थी। इसने सीट में आगे झुकते माइक को छेड़ा। बहुत अच्छे, लेकिन एक ट्विस्ट है, प्लेन में टर्बुलेंस भी हो रही है। नकली एयरक्राफ्ट में गड़गड़ाहट बुलंद हुई। इसके सामने जुड़ी स्क्रीन अंधेरों में स्याह हुई, वैसे ही जैसे हकीकी टर्बुलेंस के दरमियान हुआ करती थी। राबे ने अपना तरीका बदला। जबड़े में एक असब फड़फड़ाया। एडजस्टिंग फॉर टर्बुलेंस, कंटिन्यूइंग विद चेकलिस्ट। इसने दांत पीसे थे। ज़ेमो ने होंठ चबाते अपना मज़ा छुपाया। ओह सबर, एक मुसाफिर को मेडिकल इमरजेंसी पेश आ रही है, इसे संभालो। राबे ने बेयकीनी से इसे देखा। ज़ेमो द ड्यूअल, ठीक नाम था इसका। इसने झपट कर माइक मुंह के करीब किया और फिर घुर्राया। मेडिकल इमरजेंसी, कैबिन क्रू प्रिपेयर फॉर असिस्टेंस। ज़ेमो स्क्रीन के पीछे मुस्कुरा दिया और अंगूठे से नाक मसलते इसे महसूस होकर देखता रहा। कैप्टन राबे आदम, कुछ तो था इसमें। ज़ेमो चीन लोगों को अपनी हदूद के पार पहुंचाने में माहिर था और इसे राबे आदम की हद की तलाश थी।
वो इंसान जो चट्टानों जैसी मजबूती रखता था, इसकी दरारें कहाँ थी? वो मर्द जो अपनी मिसाल आप था, इसके नुक्स कहाँ बसते थे? इसका खौफ क्या था? इसका नज़ूल क्या था? आखिर राबिया आदम का ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? हम एक लेवल ऊपर जा रहे हैं राबे, यहाँ से सारी रेडियो कम्युनिकेशंस ख़त्म हो रही हैं। नो एटीसी, फ्लाई सोलो। और अचानक लाइन की दूसरी जानिब सन्नाटा छा गया। कॉकपिट में होती रेडियो की टूटी फूटी नशरियात यकदम तोड़ गईं। कुर्सी के साथ बैठे माहिर पायलट ने अपने आसपास फैलते सकूत को महसूस करते आंखें ज़रा सी बड़ी की। अचानक इसकी शर्ट का ऊपरी बटन इसका दम घोंट रहा था। जेमो, रेडियो खामोश हो गया है। इसे फिक्रमंदी ज़ाहिर की। इसकी आवाज़ में शक था, डर था। कंट्रोल स्टेशन में बैठे इंस्ट्रक्टर ने पैर दाएं से बाएं हिलाया और जवाब में एक मुस्कुराहट पेश की। बोला कुछ नहीं। ये पहली बार था जब राबिया आदम के ठोस रवैये में लचक पैदा हुई थी। राबिया ने एक सांस बाहर निकालते कंट्रोलर्स को आहिस्तगी से चिढ़ा। ये नकली है, ये सब ठीक है। इसने दिल ही दिल में दोहराया। ये माजी नहीं, हाल है। इट्स जस्ट अ सिमुलेशन। इसकी आंखों में अलाती पैनल और तही डिस्प्ले स्क्रीन के दरमियान देखा। वो खामोशी से बहरा कर रही थी। बहरे से ज़्यादा वो इसे मुर्दा कर रही थी। मैंने ट्रेनिंग ली है, एटीसी के बगैर लैंडिंग कोई बड़ी बात नहीं है। फोकस राबे, यू फोकस। इसने खुद को झुड़का। जिमो ने एक उंगली अपने निचले हॉर्न पर फेरी, लेकिन आंखों में स्क्रीन पर वाज़ह पायलट की हरकत नहीं जांची। इसके जबड़े की तंगी, हाथों के रशे और आंखों की दूरी। जेमोचीन इन्हें नहीं खोज पाया। काफ़ी दफ़ा किसी शय की जिसमें हम इतने मगन हो जाते हैं कि इससे कबल नज़र आते इशारे आंखों के सामने होकर भी हमें नुमाया नहीं होते। स्टे ऑन कोर्स, इंस्ट्रूमेंट से मदद लो, जेमो ने इस्लाह दी। राबे ने मैकेनिकी तौर पर सर ऊपर किया। इसकी नज़रों का मरकज़ सामने बना नकली आसमान था जिसमें नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे थे। बादल इसके चारों तरफ रुई की मानिंद फूले थे। इसकी आवाज़ सुनकर इसका दिल थोड़ा पुरुम्मीद हुआ, लेकिन कॉकपिट में छाई खामोशी अब भी इसका गला घोंट रही थी। राबे, ऊंचाई कायम रखो, सीधे में आगे बढ़ो। जेमो की हिदायत इसे एक लम्हे के लिए हाल में वापस खींच लाती, लेकिन इससे कई कवी चीज़ इस पर हावी थी। इसका माजी। इसने डायल घुमाते दुरुस्तगी करना चाहिए, अपनी परवाज़ को रास्ते पर रखना चाहा, लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन की वो खाली पट्टी इसे चिढ़ा रही थी। अपनी पिच दुरुस्त करो राबे, प्लेन उड़ान पर है। कंट्रोल स्टेशन की स्क्रीन पर राबे की परवाज़ तयशुदा रास्ते से थोड़ी भटक रही थी। सो इस्लाह करना इसका फ़र्ज़ था, लेकिन कॉकपिट में बैठे इस फ़र्द के दिल का हाल कौन जानता था? स्याही की राहदारियों में लेपा वो मनहूस दिन इसके दिमाग में जिस शताबी से रवां था, इसका हिसाब वो खुद भी नहीं रख सकता था। कॉकपिट, सुर्ख बत्तियाँ, गहरी रात और तनबीही इशारे। ऐसे सर दाएं बाएं हिलाया और नज़रें पुख्तगी से आलात पर जमाई। सिर्फ लैंडिंग की बात थी ना, वो कर सकता था। मेडे, यू हैव गॉट अ फ्यूल लीक। इसने चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। सांस कहीं दूर रुक रहा था। ये फ़्लाइट 450 है, क्या कोई हमें सुन सकता है? हलीजा की आवाज़, इसकी पुकार और रात की स्याही। इन्हें कोई जवाब नहीं मिला था। इस रात राबिया आदम ने भी अपने सारे जवाब खो दिए थे। राबिया, अपना रास्ता ठीक करो, तुम अभी गल जा रहे हो। जेमो ने मेज़ पर कोहनियाँ टिकाए इसे जताया। दूसरी तरफ बैठे मर्द पर एक एक लफ्ज़, एक एक सांस बोझ थी। इसके हाथ बिना इजाज़त लरज़ रहे थे और गैर शऊरी तौर पर कंट्रोलर्स को छेड़ चुके थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसकी आवाज़ बारीक थी। कंट्रोल स्टेशन के मॉनिटर स्क्रीन पर नुमायाँ होते सुर्ख तनबीही पैगाम यक के बाद दीगरे झपक रहे थे। ये दलालत करते कि परवाज़ अपने तयशुदा रास्ते से इनहराफ हो रहे। फोकस करो राबे। आपके जेमो की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। ये एक आम तस्वीर थी। तुम बच्चों वाली गलती क्यों कर रहे हो? कंट्रोल, ये फ़्लाइट 405 है, ईंधन की इमरजेंसी, फौरी तौर पर हंगामा लैंडिंग की ज़रूरत है। हलीजा की आवाज़, इसके दिल की धड़कन और 350 जानों का हिफाजत का जिम्मा। राबिया आदम इस लम्हे की कैद से कभी फ़रार नहीं हो सकता था। इसे अपने दिल सोचों की तालाब में गरकाब होता महसूस हुआ। घड़ी और हवा के दम पर तहलील एयर बस का वो मॉडल जो इंडिया के आसमानों में काबिज था, इस चांदनी रात पर लिपटा सान्हा और बहरे हिंद की भयानक सच्चाई, सब एक रात में किस तरह इसकी ज़िंदगी बदल गए थे। आखिर वो कैसे भूल सकता था? सिमुलेशन का कॉकपिट हचकोले खा रहा था। नामालूम से सुर्खी कैप्टन के गर्दन की पिछली तरफ से सर चढ़ रही थी। इसकी जल्द दहक रही थी। खाल पायलट के लिबास में तंग थी। मेडे, कोई जवाब दें प्लीज़, हमारा फ्यूल ख़त्म हो रहा है। हलीजा की आंसू, इसका पसीना और 350 लोगों का खून। इसके जिस्म का बाल साकित था। शौक से जिल पर रोंगटे खड़े होते। वो कमरा, वो तस्वीर, वो लम्हा कुछ जाली नहीं था, सब असली था। 2 साल पहले जितना असली वक्त ने कुछ नहीं भरा था। डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो राबे। इसने हवा के लंबे बुलबुले अंदर उतारे। आई कांट ब्रीथ। कंट्रोल योग पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। पैरों ने भी जहाज़ रानी का हर अमला तर्क कर दिया। एक आंसू इसकी नाक की हड्डी से बहकर ज़ाया हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। पानी, लहरें, तारीकी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। हर लम्हे के साथ घटता फासला, इसकी राख हुए पंख और इसका अंसूर। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ज़िंदगी की कच्ची डोर और मौत का डगमगाता पुल। क्या राबे आदम हमेशा के लिए एक ऐसी किस्मत के ताबे था? जेमो ने इसके चेहरे के तासुरात भांपे तो इसका मुंह खुल गया। एक लम्हा लगा था इसे यह एहसास करने में कि राबे के साथ क्या हो रहा था। इससे पहले इसने झपट कर इंटरकॉम उठाया और हेडसेट में गुर्राया। कंट्रोल, दिस इज जेमो, एंड द सिमुलेशन फॉर फ्लाइट 849। रिपीट, एंड द सिमुलेशन इमीडिएटली।
वो सिमुलेशन रूम की जानिब तकरीबन भागा था। जब वो अंदर पहुंचा तो प्रोजेक्टर की रोशनियां दम तोड़ गई थी और कमरे की उजली सफ़ेद ट्यूबलाइट्स इनके सरों पर जल रही थी। राबे इधर ही बैठा था, मगर इसकी कुर्सी की चारों अतराफ एक हजूम सा जड़ा था। जेमो सबको दाएं बाएं हटाता अपनी जगह बनाता आगे पहुंचा तो कैप्टन चेहरा गिराए पानी का ग्लास थामे था। किसी ने होश में लाके इसे ये दिया था। जी हाँ, वो दरमियान सिमुलेशन बेहोश हो गया था। तुम ठीक हो राबे? जीमो ने सूट में कैद इसका कंधा पकड़ा और इसकी पीठ पर झुका। राबे का जिस्म शल था, पत्थर। आवाज़ें इसके इर्द गिर्द बेकाबू थीं, लेकिन पता नहीं क्यों वो इनसे बेअसर बैठा था। कांच का ग्लास थामा, इसका हाथ धीमे से लर्जिश कर रहा था। इसके मुताबिक भरा शिफाफ पानी छलक रहा था। वो इसे तकता रहा। छत पर नस्ब बत्तियों की चमक इसमें नुमायां होती, फिर एक लहर आती और इसे बहा ले जाती। इसे कुछ और याद आया था, वो रात जब वो मौत से जिंदा हुआ था। कई रातें जब वो जिंदगी से मौत की जानिब बढ़ा था। कोई इसके गिर्द कंबल लपेट रहा था क्योंकि वो कपकपा रहा था। इसके दांत चरचरा रहे थे। सिमो बाकियों को फोकस करने कह रहा था, लेकिन इसका दिमाग तो इसके काबू में था ही नहीं। इसे 2 साल से सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती, खामोशी। इस रात का सकूत तो इसके अंदर चढ़ता बवाल। वो इस दिन इस नकली फ्लाइट के दरमियान अपने ट्रॉमा के साथ रूबरू पेश होने के बाद इसके दिमाग के एक गोशे से पर्दा उठा था। इसने धीमे से ग्लास का कोना लबों से लगाया। पानी इसके सूखे होंठ तर कर गया। राबे आदम को समझ आने लगा था इसे क्या करना था। दुबई मरीना मॉल के रेस्टोरेंट एशिया में सुर्ख रोशनी हर सू जन्म ले चुकी थी। शाहरुल शेख ज़ैद पर वाक़ वो चीनी तर्ज का रेस्टोरेंट अपने पेशो नवा और रिवायती तौर तरीक़ों की वजह से मशहूरी हासिल कर रहा था। दराज कांच की खिड़कियों के पार 60वें फ्लोर से नीचे दुनिया बेमकसद और खफीफ सी लगती थी। चारों अतराफ दुबई के स्काई स्क्रैपर्स गहरी होती रात में रोशनियाँ बिखेर रहे थे। खिड़की के करीब बनी लाल नशिस्त पर बैठा मुर्तज़ा अब्बास मेज़ पर पीछे जामनी रंग की रेशमी दस्तरखान को लाशऊरी तौर पर अपनी पोरों से सहला रहा था। इसने सुरमई रंग का कोट सूट ज़ेबतन किया था और घने भूरे बाल पसे पेशानी सजे थे। साथ ही नाक की नोकदार हड्डी पर स्याह फ्रेम्स थे। जालीदार छत से मौलिक कागज़ और सुर्ख रेशम से तैयार शुदा फानूस चीनी तहजीब की नुमाइंदगी करते थे। इन्हें आमतौर पर चीनी सकाफत में मुख्तलिफ तकरीबात और त्योहारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वक्त खुशहाली और मुसरत की अलामत होते हैं। इसके सर पर खड़े किसी ने गला साफ़ किया तो ऊपर देखते इसका दिल एक पल के लिए रुका। सामने वेटर था। इसे अपनी बेताबी पर चिढ़ हुई। सर, आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं? मुर्तज़ा ने चेहरा फेर कर दरवाजे की तरफ देखा। इसकी मेज़बान तो अब तक नहीं आई थी। थोड़ी देर और, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। वेटर समझकर चला गया। रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्से में क्लासिकल मौसीकी की कोई धुन चल रही थी। मुर्तज़ा को हैरत हुई, इतने रंग थे यहाँ। किचन में पकते खानों की खुशबू और इसके आसपास मेज़ों पर बराजमान गाहक, हर कोई इस जगह की शान में 4 चांद लगा रहा था। इसे अपना आप बेजोड़ महसूस हुआ। रुबाब और अदा के बाद से इसने फैमिली आउटिंग के लुत्फ़ उठाने छोड़ दिए थे। इख्तितामी हफ्ता और बकिया दिन यकसां लगते थे। काम और वक्त मिले तो थोड़ा सा आराम, ऐसी ज़िंदगी थी इसकी, स्याह सफ़ेद। हेलो मिस्टर हेमिंगॉय। कोच का हैंडबैग इनके दरमियान से जाते इसने मुस्कुराकर सलाम किया। मुर्तज़ा की हैरत खुशगवार थी। वो एहतरामन सीट छोड़कर खड़ा हुआ और हाथ सामने बांधे। इसके मुकाबिल खड़ी लड़की की उम्र इससे नज़दीक नुमाया थी। गहरे भूरे बाल मरकोले दार लटों में नीले होकर इसके कंधों पर गिरे थे और गले में हल्के गुलाबी रंग का स्कार्फ डाला था। सफ़ेद जालीदार टॉप और डेनिम जीन्स में वो नफीस और उम्दा नजर आ रही थी। खड़े क्यों हो गए? मुझे बुरा फील हो रहा है। बैठो बैठो। वो हाथ हिलाने लगी तो मुर्तज़ा मुस्कुराहट रोककर वापस बैठ गया। वो इसकी बॉस थी, एक्स प्रिंट पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी की CEO जुम्मल इकबाल। आप मुझे हेमिंगॉय क्यों कहती हैं? इसने इसे देखते सवाल किया तो इसने इस्तेज़ा से अबरू चढ़ाए। ना कहूँ? इसने थोड़ी के नीचे हथेली नहीं मतलब। मुर्तज़ा को अपने रुखसार गुलाबी होते महसूस हुए। ऐसे ही पूछा था, कोई ख़ास वजह? क्योंकि तुम मुझे हेमिंगॉय की याद दिलाते हो, द क्वाइट एंड ब्रूटी राइटर। इतना कम बोलते हो, तुम्हारे सामने हेमिंगॉय भी चुलबुला लगता है। हेमिंगॉय और चुलबुला एक जुमले में सुनकर वो खुद को हंसने से रोक ना सका और जल्द अपने बेफिक्र रवैये पर वो कुछ ही शौक में आ गया। या अल्लाह, वो रुबाब के अलावा कब किसी के साथ ऐसे हंसा था? तुम अच्छे लगते हो ऐसे, बड़ी चौड़ी मुस्कुराहट के साथ जुम्मल ने अपनाए से कहा। मुर्तज़ा ने बेआरामी से रुख बदला और लम दांत में काटे। खैर, तुम मसरूफ़ तो नहीं थे? अब वो अपने पर्स से कुछ निकाल रही थी। छत पर लगे एयर कंडीशनर की हवा से घुंघराली जुल्फ़ें उड़कर इसके नाक पर आ रही थी। नहीं, लेकिन आपने यहाँ क्यों बुलाया? इसने तजस्सुस से आसपास देखा। जुम्मल की निगाह इस पर ठहरी। क्यों? तुम्हें चाइनीज़ खाने पसंद नहीं है? यहाँ के झींगे रिकॉर्ड तोड़ हैं। मैं सब खा लेता हूँ। दी ब्रूडी एंड क्वाइट हूँ ना, ज़्यादा इख्तियारात नहीं है मेरे पास। जुम्मल हंस दी। ताना मार रहे हो मुझे? इस बार वो भी मुस्कुरा दिया। हमारी इतनी ज़रूरत कहाँ? वो इत्मीनान से बैठ गई और वेटर को टाइमनामा मेन्यू लाने का इशारा किया। जब वो चला गया तो जुम्मल फेस पोर्टर के आईने में देखकर अपनी लिपस्टिक दुरुस्त करने लगी। मुर्तज़ा ने थोड़ी देर अपनी फ़ोन स्क्रीन देखी और फिर इसे स्विच ऑफ करके नज़रें इस पर जमा ली। सुर्ख लिपस्टिक की नोक अपने होंठों के किनारे पर ठहराते इसने ऊपरी तरफ 2 लकीरें खींची। हल्की गुलाबी रंगत और नाक में परोया चांदी का मोती बालाए सर लटके लैंटर्न की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था।
मुर्तज़ा देखता रहा। पस मंज़र में चलता गाना बंद हुआ तो इसका खुमार भी टूटा। ये वो क्या कर रहा था? जग से पानी निकालते इसने चंद चीज़ों के अलावा कुछ और सोचना चाहा। तुमसे एक बात करनी है, खाने से पहले करूँ या बाद? जुमल ने हाथ आपस में फंसाए। क्या वो बात ऐसी है कि मैं खाना छोड़कर चला जाऊँगा? वो महसूस हुई। हो भी सकती है क्वाइट और ब्रूडी, तुम्हारा क्या भरोसा? मुर्तज़ा मुस्कुरा दिया। अभी कर लें, जो भी हुई खाना नहीं छोड़ूंगा, कम से कम पैक तो करवा ही लूँगा घर पर खाने के लिए। जुमल को इत्मीनान हुआ। तुम 9 सालों से एक्स प्रिंट के साथ हो, जब बाबा कमांड में थे, जब भी वो तुम्हें बहुत सराहते थे, और जब से मैं लीडर बनी हूँ मुझे भी तुम्हारी कारकर्दगी पर फ़ख्र है। इसने अपने बैग से चंद कागजात निकाल कर इसके सामने रखे। ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर है, अब तुम रीजनल पब्लिशिंग हेड हो। मुर्तज़ा इसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर कागज़ उठाया। वो शुक्रिया के लिए लब खोलने ही लगा था जब पर्चे पर दर्ज सतूर में से एक इसकी सांस अटका गया। हम आपको हमारे न्यूयॉर्क के दफ्तर में मुकीम पब्लिशिंग अमेरिका के इलाकाई सरबराह के ओहदे पर तरक्की की पेशकश करते हैं। इसकी आंखें खुली और इसका चेहरा उठाकर जुमल को देखा। क्या क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा। इसमें, इसकी आवाज़ गले के कांटों के बायस खुरदरी थी। इसमें क्या लिखा है? क्या तुम अनपढ़ हो? इतने अरसे से हमारी एजेंसी को धोखा दे रहे हो? वो इसे तंग कर रही थी। मुर्तज़ा ने एक गहरी सांस अंदर ली, फिर संजीदगी से अपनी बॉस को देखा। इसमें लिखा है मुझे प्रमोशन मिला है हमारे न्यूयॉर्क ऑफिस में। बिल्कुल ठीक। वो मुस्कुरा दी। मुझे क्यों प्रमोशन मिल रहा है? मैं न्यूयॉर्क कैसे जा सकता हूँ? क्या आपको यकीन है आपको मुझे ही देना था? नहीं, असल में मुझे तुम्हें प्रमोशन लेटर देना था। ये सिर्फ एक भोंदा मजाक है। मुर्तज़ा दंग सा इसकी शक्ल देखे गया जब वो थक कर हंस पड़ी। जाहिर है तुम्हें ही देना था। देखो मुर्तज़ा, मैं जानती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल रही है, शायद तुम्हें भी अभी लगे कि तुम इसके लिए तैयार नहीं होगी। मुझे पता है तुम तैयार हो सकता है न्यूयॉर्क की तुम्हारा क्योर हो। इसने आगे झुककर इसकी आंखों में देखा। सुनहरी रोशनियों में इनके आसपास सब धूल बन जाते। रुबाब से पहले ऐसा किसके साथ हुआ था? इसने पेपर मेज़ पर वापस सजाया। मैं थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ। इसे सर अस्बात में लाया। जितना चाहे वक्त ले लो, मैंने कभी तुम्हें वक्त लेने से रोका है? पता नहीं, एक अजीब सी चुभन थी इसके अल्फाज में। मुर्तज़ा ने चेहरा इसकी सीध में किया। जुमल इसे नहीं देख रही थी। इसकी आंखों के किनारे नम थे। इसके दिल को चोट लगी थी। वाकई इसने कभी इसे वक्त लेने से नहीं रोका था। रेस्टोरेंट की सुर्ख रंगों के पार चलो तो एक नई दुनिया पे पर्दा होती है, माजी की दुनिया। ऑफिस की बॉन फायर नाइट पर समुद्र की लहरें दूर सुनी जा सकती थी। ये 2 साल कबल की बात थी जब रुबाब और अदा की मौत को 6 महीने गुजरे थे। आसमान में माहे कामिल नीली रोशनी के किनारे से रंगा था, दूर को दूर। वो कलाम तहरीर इसकी स्याह ज़िंदगी का अहाता लगता था। दरख्त के तने पर नशिश मुर्तज़ा की जीन्स टखनों से ऊपर तय हुई थी। सफ़ेद बटन शर्ट के कफ ढीले थे और आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी थी। आंखों पर चश्मे थे और गहरी भूरी बालों की तनहा लट अब्रू पर लहरा रही थी। घनी पलकें पास चलती लकड़ियों को तक रही थी। नारंगी शोले किनारों से सुर्ख दहक रहे थे। इनकी तपती लकड़ी जलकर स्याह हो जाती और इसी तरह रोशनी का मीनार सदा बहार रहता। जलने के बाद का नूर इसे अजीज़ था। संगरेज़ा पर जूतों की आवाज़ इसके करीब बढ़ रही थी। हाथ में थामी मार्शमैलो स्टिक के किनारे छूते इसकी हरकत में झिझक थी। वो मुर्तज़ा को कई सालों से जानती थी। वो इसके बाप का मुलाजिम था, इसका साथी था। इसके गम से भी वो पूरी तरह से आगाह थी। शोलों की लपेट में उलझा इसका चेहरा चांद की नुकरई चमक में उजला दिखाई देता। एक खामोश सांस अंदर खींचते जुमल ने इस पतली लकड़ी की डंडी इसकी जानिब बढ़ाई। मुर्तज़ा ने नज़रें उठाकर ऊपर देखा। पहले इसकी तवज्जो इसके हाथ में कैद मार्शमैलो तक गई और फिर इसकी आंखों तक। इसने एक नरम तासुर के साथ लकड़ी इसके हाथ से ले ली। वो मुतमईन से होकर इसके बराबर जा बैठी। इनके दरमियान कई इंच का फासला था। डंडी पर परोए मार्शमैलो को आग के किनारे दहकाते हुए इसे संजीदगी से देखता रहा। जुमल ने अपनी डंडी में मौजूद आखिरी मार्शमैलो को लबों के दरमियान खींचा। तुम्हें मीठा पसंद है? इसका सवाल मुर्तज़ा के लिए गैर मुतवक्का था। वो थोड़ा सा नहीं, लेकिन मुझे मीठे का कॉन्सेप्ट पसंद है। मीठे से आपकी अच्छी यादें जुड़ी होती हैं। लकड़ी में सजा मार्शमैलो अपना रंग बदल रहा था, सफ़ेद से सुनहरा गंदमी। जुमल इसकी बात पर मुस्कुरा दी और इस बात में गर्दन नीचे की। चंद लम्हात इनके दरमियान खिंचकर तवील हो गए। मुर्तज़ा अब मार्शमैलो करीब करते इसे जांच रहा था। वो मुकम्मल भून चुका था। इसने शहादत की उंगली से गर्माहट चेक की, फिर इसे जुमल की तरफ बढ़ा दिया। थोड़ा गर्म है, देख कर। तुम नहीं खाओगे? मैं छड़ी दिखाऊं तब भी नहीं? इसकी बात पर वो ज़रा सा हंसा। आपको अपने गुफ्तो शनीद के शऊर पर थोड़े काम करने की ज़रूरत है। एक खा लो मेरे साथ। वो इसे देखते हुए बोली तो वह न जाने क्यों इनकार नहीं कर सका। ओके, सिर्फ एक मार्शमैलो की उंगलियों के दरमियान पकड़े इसने मुस्कुराकर इसे देखा। दूर लहरों ने एक दूसरे को आगे पीछे धकेला। जुमल इसे देखते खामोश हुई, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रह सकी। पता नहीं क्यों इसे मुर्तज़ा अब्बास के साथ सारे पल अहम लगते थे। तुम एक अच्छे बाप थे मुर्तज़ा। अदा को तुमसे बहुत प्यार था। इसकी बात पर वो ठहर गया। होंठों के नज़दीक पकड़ा मार्शमैलो वहीं से लौट गया। इसने ज़ुबान की मदद से लबों से इसकी मिठास साफ़ की। शुक्रिया। वो 6 साल की थी ना? जुमल की आवाज़ कड़कड़ाती लकड़ियों के साथ यकसा हुई। इसने सर झुका लिया, खामोश रजामंदी। और तुम्हारी बीवी? इसे नाखून से दरख्त का तना खुरचा। वो अदा के साथ थी। लकड़ियों से उठते अंगारे घनी रात में सुर्ख नुमाया हुए। क्या तुम्हारे दिल चाहता है कि तुम इनके साथ होते?
इसके सवाल ने इसकी सोचों को 2 पल लगाम डाले। नीले आसमान का रंगारंग कमर भी इसके जवाब का मुंतज़िर था। मुझे हर दिन, हर पल वो दोनों याद आती हैं, लेकिन मेरा सफ़र यहाँ है। दिल आज भी दुखता है, दिल बरसों बाद भी दुखेगा। ज़ख्म भर जाते हैं, लेकिन कभी भूले नहीं जाते। तुम मजबूत आदमी हो मुर्तज़ा। इसे चेहरा मोड़ा तो इनकी निगाहें जुड़ गईं। एक लम्हा इनके बीच ऐसे ही कट गया। इसकी नज़रों में तस्लीम हो जाने की राहत मुर्तज़ा को इस दिन मालूम हुआ था। क्या शय थी। शुक्रिया, इसने सरगोशी में कहा। सिमल मुस्कुरा दी और खाली पकड़ी मार्शमैलो की डंडी उठाए खड़ी होने लगी। वो जा रही थी। इसे इसकी सोचों में तन्हा छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब के रावी ये नहीं चाहता था। रुकें, इसने पुकार कर वो पीछे मुड़ी। मुर्तज़ा के लब खुश थे। तोबा, वो क्या बोलने वाला था। बैग में और मार्शमैलो है, मैं लेकर आऊँ, हम साथ रोस्ट कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इतना बेतुका बहाना। रुबाब होती तो इसके मुंह पर हंस देती। अचानक दिल में टीस उठी। रुबाब होती तो यह सब होता ही क्यों। फिर इसने सर झटका। वो रुबाब को क्यों सोच रहा था। फिर हैरत हुई, वो रुबाब को क्यों नहीं सोचना चाहता था। लेकिन मेरा पेट भर गया और तुम मार्शमैलो खाते नहीं। वो शर्मगीन सा मुस्कुराई। कोई बात नहीं, हम फजर में परिंदों को खिला देंगे। अब के वो कदम कदम इस तक वापस आई। आंखों में हैरत थी। परिंदे मार्शमैलो खाते हैं। लो, एक परिंदा मेरा चूज़ा खा गया था, आप मार्शमैलो की बात कर रही हैं। और इस पर वो खूब देर तक हंसी थी। मुर्तज़ा को खुद अंदाज़ा नहीं हुआ था कि इसने ऐसा भी क्या मज़ाहिया कह दिया था, लेकिन इसे अच्छा लगा था। इसे जुमल का अपने लिए हंसना अच्छा लगा था। 10 फरवरी 2012। तमान तुन डॉक्टर इस्माइल, कुआलालंपुर। बालाई खिड़कियों के खुले शीशे चलमन के सफ़ेद पर्दों से ढके थे। रात की चांदनी पर्दे के धागों के दरमियान अपनी जगह बनाती घर के फर्श पर कतरा कतरा उजागर हो रही थी। इसकी उजली शुआएं घर के लाउंज में बिखरे सुनहरी बल्बों के ज़ेरे असर फीकी थी। रात अपने दूसरे पहर में कदम गुजार चुकी थी और बेशतर मखलूक़ात ख्वाब खरगोश के हवाले थे। अर्श पर बादल घने थे और कुआलालंपुर की फ़िज़ा में फैली नमी एक सी। कितार में खड़े लातादाद घरों में से वो वाहिद खलूत गाह लैम्प की हल्की रोशनी में डूबी थी। पर्दों में छुपी इस खिड़की की बेहतरी जानिब वाक़या लाउंज अपनी हालत खुद सुनाता था। कमरे में के वस में सजी गहरी भूरी कॉफ़ी टेबल पर कागजात का अंबार लदा था। मुख्तलिफ कद और मोटाई की किताबें और नोटबुक एक दूसरे के ऊपर रखी गई थी। कुछ के किनारे चुभे थे, कुछ के फट गए थे। प्लास्टिक का स्टेशनरी बटवा और इसके अंदर बाहर पड़े रंग बिरंगे कलम। कॉफ़ी का मेज़ से दूर हटकर लाउंज का बकिया हिस्सा खोजो तो कमरे की सबब से वसी दीवार पर 1 से 2 मीटर बड़ा दुनिया का नक्शा चिपकाया गया था और इसके दाएं और बाएं जानिब मुख्तलिफ कागजात अटकाए गए थे। कैमरा करीब होता तो हमें वो बेहतर दिखाई देते। फ्लाइट पाथ और एयर ट्रैफिक की राहें। इसके नीचे ही मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स और इनकी टैक्सी, रनवे और टर्मिनल से वाबस्ता मालूमात। स्याह और सफ़ेद पर्चों पर मुख्तलिफ परवाज़ों का फ़्लाइट डाटा, जैसे कि ऊंचाई, रफ्तार, राह और दीगर चीज़ें भी गम से चस्पा थी। हवा के गर्म झोंके और पर्दा दाईं तरफ को उड़ा और इसकी मुदाखलत से मेज़ पर रखी किताबों के पर्चे फड़फड़ाए। हर चंद सफ़ात छोड़कर हरे और नारंगी स्टिकी नोट पर कुछ लिखा था। वो लिखाई राबे की थी। दीवार पर नस्ब घड़ी की 3 सुइयाँ अपनी मुकर्ररा दायरों में चक्कर काट रही थी। कोई भी चीज़ वक्त से पहले नहीं होती थी, वक्त भी वक्त से पहले नहीं होता। कंप्यूटर की स्क्रीन अपनी सफ़ेद चमक के संग मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रही थी। स्क्रीन पर रवा मनाजिर हर थोड़ी देर बाद शक्ल बदल लेते, लेकिन कोई भी आवाज़ गिरदोनवा में सुनाई नहीं देती थी। इसके मुकाबिल कुर्सी पर बैठे मर्द ने एक पैर ऊपर उठाकर घुटने पर सजाया और दूसरे की मदद से गेमिंग चेयर के पहियों को धीरे से चक्कर दिया। पहिए आगे पीछे हुए, वो भी हुआ। कानों पर सचे नीले रंग के हेडफोन से निकलती आवाज़ें इसकी समातों में पूरी उतर रही थीं। इसकी गोद में एक किताब रखी थी और इसके ऊपर बिना ढक्कन का कलम। किताब का आधा सफ़ा पहले ही स्याही से भर दिया गया था। ऊपर नीचे होते हरूफ एक दूसरे से तकरार में। किसी का डंडा गायब था तो किसी का खम। कोई ख़त के नीचे था तो कोई पहाड़ की चोटी की तरह तुगयानी पर। इन अल्फाज के लिखे से ज़्यादा इनकी बदनज़मी आपको हैरान करती है। इनमें कुछ अल्फाज को चुभते हुए रंग के हाईलाइटर से अलहदा तौर पर निखारा गया था। कम्युनिकेशन, फ्यूल डंपिंग, कैबिन प्रेशर, मेडे। राबे ने सर झुकाकर कानों में पड़ती मुअर्रर की निस्वानी आवाज़ पर तवज्जो दी। गहरे भूरे बाल माथे पर ज़रा से झुके थे और दांत ओपरी होंठ के जिल्द कुतर रहे थे। 2 साल के बाद वो पहले जैसे राबे लगता था। वो जो अपनी उड़ान का मुस्तकिल था, वो जो नज़ूल का ख्याल तर्क करके हर काम करता था। रोज़मर्रा की बुनियाद पर जिम जाने और साइकिल चलाने के नतीजे इसका वज़न भी अपनी काठी पर लौट आया था। चेहरे से बिला ज़रूरत की थकान छट गई थी और नाक की खड़ी लकीर नुमायाँ थी हर जगह सिवाय इसके गालों के। वो हमेशा थोड़े भरे ही रहते थे और देखने वाले को इस पर वो अच्छे भी लगते थे। दुनिया को वो ऐसे ही तो लगता था। हाल कराबे, वो जो सब भूल भाल के इनके साथ आगे चल दिया था। हाल कराबे, वो जो माजी के तमाम बाप धकेल कर आया था। हाल कराबे, जो तोड़ने से भी ना टूटता। इसने माउस के एक क्लिक से वीडियो रोकी और पेन उठाकर पर्चे से कुछ लिखने लगा। स्टैंडर्ड फ्लाइट प्रोफाइल। अल्फाज जन्म ले रहे थे। इसके कंधे के ऊपर झुको तो आप भी वो स्क्रीन देख सकेंगे जो इस वक्त खाली घर में बैठा वो तन्हा मर्द
दसा रहा था। इसके हेडफोन के साथ कान लगाओ तो यूट्यूबर की चहकती हुई आवाज़ आप और मैं भी सुन पाएंगे। 1999 में मिस्र एयर प्रवास 990 बोइंग 767 न्यूयॉर्क से काहिरा जा रही थी। ये सिर्फ एक मामूली बैनुल-अक़वामी प्रवास थी, लेकिन हवा के बस में जो हुआ, इससे हवाबाजी की दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई थी, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स आज तक महसूस किए जाते हैं। राबे ने थोड़ी खुजाते प्लेबैक की रफ्तार तेज़ की। अब के यूट्यूबर के अल्फाज फुर्तीले थे और स्क्रीन पर न्यूयॉर्क से काहिरा की नक्शा वाज़ेह। जैसे ही हवाई जहाज़ बहर क़यानूस पर चढ़ा, कुछ ऐसा हुआ जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। राबे ने अब्रू उठाए। अचानक हवाई जहाज़ समुंदर की तरफ बढ़ता हुआ तेज़ी से नीचे आया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स ने अमले के दरमियान उलझन और अफरा तफरी के आखिरी लम्हात को कैद कर लिया। इसने हाथ से मुंह साफ किया। स्क्रीन की आवाज़ें गायब हुई और फ्लाइट 990 की कॉकपिट से फर्स्ट ऑफिसर की आखिरी आवाज़ें सुनाई दी। तवक्कलतु अलल्लाही। प्लेन ने फर्स्ट ऑफिसर जमीन अल बतूती की आवाज़ और इनका कहा, तवक्कलतु अलल्लाही, हम कभी नहीं भूल सकते। कैप्टन अहमदुल हिबाशी की लेबोरेटरी असार होने के बाद जमील ने प्लेन के दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई बंद कर दिया था। इसके फ़ौरन बाद ही कैप्टन ने लीवर को वापस अपने इंतहा पर खींचा, लेकिन अफसोस, कोई फ़ायदा न हुआ। फ्यूल के बगैर प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी जल्द दम तोड़ गया था, जिसकी वजह से फ़्लाइट रिकॉर्डिंग भी इधर ही थम गई थी। राबे को ये सब पता था। बतौर पायलट आप अपने पेशे के भयानक तर वाक़यात से तजाहुल नहीं बरत सकते, लेकिन अब वो इन वाक़यात को रियलिटी या शौक की निगाह से नहीं, बल्कि एक अचंभे से तकता था। जानबूझकर किए जाने वाले प्लेन क्रैश, पायलट की खुदकुशी, मर्डर, सुसाइड। अब वो अल्फाज इसके लिए एविएशन के चंद बोल नहीं थे जिनकी इज्जत में सर झुकाकर वो चल पड़ता। वो उसका कुल थे, कुल भी और कल भी। रेडार डाटा से हमें मालूम होता है कि रात के 1:51 मिस्री मियारी वक्त के मुताबिक एयरक्राफ्ट अपनी आखिरी ढलान पर गामजन था। इस सारी अफरा तफरी के आलम में नागहान हिकमतों के कारण प्लेन की बॉडी से बायां इंजन और कुछ रेज़े अलग हो गए थे। 1:52 पर तैयारा बहरा क़यानूस में जा गिरा, जिसमें सवार तमाम 218 अफराद जान से चले गए। इसके बाद होने वाली तफ्तीश पेचीदा थी, जिससे हादसे की वजह से के बारे में सवाल उठाए गए थे। कुछ तफ्तीशकारों का ख्याल था कि ये को पायलट की जानिब से जानबूझकर किया गया अमल था, जबकि दूसरों ने मैकेनिकल नाकामी का मशवरा दिया। NTSB ने यह नतीजा अखज़ किया कि फ़र्स्ट ऑफिसर ने जानबूझकर प्लेन क्रैश किया, लेकिन मिस्र ने इस दलील से इख्तलाफ किया। राबे ने डॉक्यूमेंट्री रोक दी और सीट छोड़कर खड़ा हुआ। मेज़ से सुर्ख मोटी धार वाला कलम उठाकर वो दीवार पर लगी नक्शों तक गया। इसने हाथ से पर्दा दूर किया तो एक और शीट दीवार पर लगी नजर आई। मलेशिया एयरलाइंस क्रू मेंबर्स, तमाम पायलट्स, कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, फ्लाइट अटेंडेंट्स अपने नाम और दर्जे के साथ इसके घर की दीवार पर चस्पा थे। वो कदम कदम चलता रहा। आंखें इनके नाम पढ़ती गईं कि कई तस्वीर, कई अशकाल। इसके दिमाग में दिन रात पढ़ी सुनी बातें चक्कर काट रही थीं। वो घंटों और दिनों का हिसाब छोड़कर बस इसी जुस्म में मगन रहता। तारीख में होने वाले बदतर और बदतरीन क्रैश की फुटेज देखता। इसने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ता, CVR तलब करता, अंत घड़ी से पहले की हलचल को महसूस करता। इसने ये सब इतनी पाबंदी से इतनी मरतबा कर लिया था कि इसकी हिसासियत सिफर हो चुकी थी। पिछले दिनों में सुनी किसी साइकोलॉजिस्ट का बयान इसके दिमाग में चलने लगा। पायलट स्टडी सोसाइटी में जहां अपराधी पायलट का जुर्म नाकाबिले फरामोश है, वहीं हम इसके साथ मौजूद इस भयानक तदबीर में लिपटे जाने वाले मासूम शरीक पायलट को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। अक्सर पायलट सोसाइटी में दुर्घटना जब ही पेश आती है जब एक पायलट दूसरे को तन्हा छोड़ देता है, इरादतन या गैर इरादतन। सुर्ख मारकर मोटी नोक हवा में तहलील थी और इसकी सीध में ही एक एक करके सारे क्रू मेंबर्स के इसम। कैप्टन फरीदा अब्दुल्ला, सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट आयशा बिनते रहीम, कैप्टन इस्माइल इब्राहिम, फर्स्ट ऑफिसर नूरुल हुदा बिनते अहमद, चीफ अली बिन यूसुफ, कैप्टन सीती अमीना बिनते सिकंदर, फर्स्ट ऑफिसर उसामा आमिर, सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट अजीज़ा बिनते अब्दुल रहमान, कैप्टन ज़ैनुल आबिदीन बिन मोहम्मद अली, चीफ ऑफिसर नूर जलीना बिनते जुल्कफली। इसे मार्कर का ढक्कन वापस लगाया। राबे आदम को भी अपना शरीक के परवाज़ तलाशना था। बड़े हॉल की छत से मौलिक फानूस शीशे की बत्तियों से उजागर थे। सुनहरी चमक में डूबे वो साकित मुजस्मे सुर्ख कालीन और भूरे सोफ़ों के ऊपर नूर बखेरे थे। ये मलेशिया एयरलाइंस की जानिब से अपने मुलाजमीन को नवाजा गया ऑफिशियल डिनर था, जिस पर तकरीबन सारा स्टाफ मौजूद था। फॉर्मल मलबूसात और हल्के फुल्के रवैये बातचीत करते वजूद के हाथों में गोल पेंदे वाले गिलास मुख्तलिफ रंगों के मशरूबात से लबालब भरे थे। कोई प्लेट उठाए फ्राइज़ के दाने चुगता जा रहा था तो कोई मेज़ पर बैठा सूप में चमचा चला रहा था। एक जगह सरबराहान का मजमुआ था जो कड़क इस्त्री शुदा सूट बूट ताने साथ खड़े आपस में हंस रहे थे, अपनी प्लेट में वाइट सॉस पास्ता निकालते। राबे ने इस जानिब देखने से भी गुरेज किया। अपना बॉस भला किसे पसंद होता है। अलबत्ता इस नए CEO को 2 साल से ज़ायद गुजर चुके थे कंपनी में। राबे इससे कभी भी पूछे बगैर मुकादमा शुरू नहीं करता था।
इससे क्या, राबे तो नाई को भी तब तक हेयर स्टाइल ना बताए जब तक वो इसका आधा सर ना मूंद चुका हो। वो कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल तक बढ़ा तो एक हाथ इससे पहले ही ठंडी बोतल पर काबिज था। इसने चौंक कर सर उठाया। ओ सॉरी, तुम ले लो। मुस्कुराते चेहरे ने आम की जूस की बोतल इसकी जानिब बढ़ाई। राबे इसे जानता था। उसामा आमिर, उम्र 42 साल। वो मलेशिया एयरलाइंस में नया आया था और इससे पहले किसी छोटे फ्लाइट स्कूल में उस्ताद था। कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले लूँगा। वो कहकर स्टॉल की जानिब मुड़ा ही था कि वहाँ फ्रूट जूस ख़त्म थे। यही सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी थी। इसने दांत पीछे और हाथ पीछे खींच लिया। उसामा ने इसका रद्द-ए-अमल बगौर देखा। खैरियत, कोका कोला से कोई बैर है? राबे थोड़ा सा मुस्कुराया। नहीं, मैं बस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीता। मेदे में मसला है, एसिड रिफ्लेक्स। उसामा ने सर ऊपर नीचे किया है। इसीलिए कहा था ना भाईजान, ये लें। इसने बोतल इसकी उंगलियों में पकड़ाई। राबे ने इसे हैर से देखा। मेरा मिजाज ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसने स्प्राइट की एक बोतल उठाने दाते कहा। खाने का मज़ा नहीं आता जब तक कोल्ड ड्रिंक ना हो। वो हंसते हुए साथ साथ प्लेट में झींगे रखते जा रहे थे। राबे इसे देखते मुस्कुरा दिया। उसामा आमिर, उम्र 42 साल, मलेशिया एयरलाइंस का नया फर्स्ट ऑफिसर, इंतहाई नरम दिल था। ये बात इसके बैकग्राउंड चेक में राबे ने नहीं पड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो दीगर पायलट्स के हमरा गोल में इसके एक तरफ बैठे थे। राबे अपनी गोद में रुमाल बिछाए पास्ता के छोटे छोटे लुकमे ज़ुबान में रख रहा था। इसके जूस की बोतल अब तक रसाई से परे रखी थी। जुस्तजू की गौर में डूबे एक पायलट ने नवाला बनाते हुए उसामा की तरफ रुख किया। क्योंकि वो इतने लोगों से वाकिफ़ नहीं था, सो खामोशी से अपना खाना खा रहा था। राबे वहाँ सबसे वाकिफ़ था, इसीलिए वो भी खामोशी से सबको सुन रहा था। और उसामा, तुमने कभी ढीठ मुसाफिरीन के हजूम को देखा है? चेरी ऑन टॉप, अगर आपका को पायलट भी कमीना हो। वो हंसते हुए पूछ रहा था। उसामा ने एक लम्हे के लिए कांटा दूर किया और मुस्कुराया। अभी तक तो नहीं, लेकिन फ्लाइट स्कूल में भी तरह तरह के किस्से सुनने मिले हैं। इसने जवाब पर एक और पायलट महसूस हुआ। श्योर, 18 साल बच्चों को सीसना उड़ाना सिखाना एक पिक्ड एयरबस के मुकाबिल है ना। वो हंस रहा था, लेकिन इसके लबों लहजे से हिकारत टपक रही थी। राबे ने गोल पेंदे वाले ग्लास लबों से लगाए। हेसल आंखें बेतासुर थीं। उसामा के होंठ ऊपर नीचे हुए। शायद वो इस वार के लिए तैयार नहीं था। तुम्हें कभी सैकड़ों जिंदगियों को लाइन पर रखकर कोई फैसला करना पड़ा है? फ्लाइट स्कूल आपको इस तरह की जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं करता। इजाफी लवाजमात। मुस्कुराती शक्ल अब खामोश थी। उसामा ने बेपनाह धीरज से सबको देखा। आप लोग जो भी कहें, फ्लाइट स्कूल हम सबकी बुनियाद है। वैसे भी किसी को कुछ सिखाना, किसी का उस्ताद होना किसी फन से कम नहीं। हाँ भाई, बदतमीज तलबा की एक क्लास को संभालना हंगामा लैंडिंग जितना ही खतरनाक होता है ना। राबे ने अंगूठे की पुर से घूंट साफ किया और रुमाल तय करने लगा। उसामा के कान आहान से सुर्ख हो चुके थे। इसके पास कहने को अल्फाज कम थे। अब के पहला पायलट कोहनी के बल सीट में आगे झुका। उसामा का कंधा मसल रहा था। कम ऑन, तुम्हें पता है फ्लाइट स्कूल छोटे बच्चों के लिए इट्स ऑलमोस्ट क्यूट। इतने किंडरगार्टन के तबसरे आज के लिए काफ़ी हैं। राबे की निगाहें बरमनी से चुस्त हुईं। यकायक सब खामोश हो गए। उसामा के पास बेशक आपकी एयरलाइंस की बैच नहीं है, लेकिन एक पायलट पायलट होता है। अरे आराम से हो जाओ राबे, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। बराबर बैठे पायलट ने इसके पीठ पर थपकी देनी चाहिए, मगर वो आगे झुक गया। आंखों में ना पसंदीदगी थी। मजाक ठीक है, मगर किसी के तजर्बात की तस्दीक करना बिल्कुल नहीं। फ्लाइट स्कूल ही वो जगह है जहाँ से मैं और आप रियल पायलट बनकर निकले हैं। लफ्ज़ रियल के गिर्द हवा में दो कौमें खींचे। अगर इंस्ट्रक्टर ना होते तो हम में से बहुत से लोग इस मुकाम पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स ना पी रहे होते। तुम बिला वजह इतने संजीदा हो रहे हो, एक ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा। होना पड़ रहा है, क्योंकि मुझसे कई बड़े और आकिल बालिग लोग रैंक खेलने में मगन हैं। दो उंगलियों से लाशऊरी तौर पर टेबल खटखटाई और सबको एक एक करके ठहर कर देखा। शो सम रिस्पेक्ट एवरीवन। सर के कुछ के सर निदामत से नीचे हुए और कुछ ने तंगी से हंसकर बात टाल दी। राबे ने प्लेट दूर धकेलते सर घुमाया तो उसामा इसे देख रहा था। नरम भूरी आंखों में तशक्कुर था और मान भी। वो बदले में मुस्कुरा दिया। इसके झींगों की जानिब इशारा किया। खाना खाओ। वक्त को पर लग जाना। इस दिन से पहले राबे आदम को ये जुमला एक मुहावरा मालूम होता था, लेकिन अब जाकर इसे इल्म हुआ था कि जब ज़िंदगी में मकसद होता है, वक्त को वाकई ही पर लग जाते हैं। और अब इस पायलट को भी अपनी हयात का सबसे कसीर मकसद दिखाई देने लगा था। एक ऐसी तहरीक जिसका सवाल गैर मौजूद था, इसके अंजाम की तहरीक। साल 2012 के दरमियाने महीने रवान थे। गर्मियाँ अरूज पर थीं और ज़िंदगी की भगदड़ हमेशा की तरह फुर्तीली। मलेशिया एयरलाइंस की अलमियाती सहूलियात की डिस्पैच ऑफिस में कदम रखते पायलट का अक्स शीशे के दरवाज़ों पर उभर कर नुमाया हुआ। 5 फीट 9 इंच का नीला यूनिफॉर्म ताना पायलट, वसी कंधे और मजबूत बाजू। इसके हाथ में दस्तावेज़ात से भारी एक खाकी रंग का लिफाफा था और चालपुर मकसद। इस्तकबालिया डेस्क पर खड़े होते इसने एंट्री के लिए अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया और फिर इसी अदा से आगे चल दिया। अलमियाती एरिया में दाखिल होते इसने आसपास नजर घुमाई। कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन से इसके साथ ही बजते फ़ोन और कागजात पर कलम चलाते ऑफिसर्स। वहाँ की दवादश हमेशा एक सी रहती थी। नए तर्ज का फ्लाइट और आमदोरफ्त का साजो सामान। वहाँ पर सॉफ्टवेयर की एक निराली दुनिया आबाद थी। डिस्पैच ऑफिस ट्रैफिक कंट्रोल और इतला दही में एक अहम किरदार अदा करता है। तमाम फ्लाइट से पहले सारी तस्दीक को तो सीख इधर ही पेश आती है। राबे भी हफ्ते बाद है एक परवाज़ का फ़्लाइट प्लान जमा करवाने आया था, मगर इसकी कहानी में एक घोटाला था।
सलामत पागी अहली मंजा इसने मुस्कुराते हुए मेज़ के पास बैठी सफ़ेद हिजाब वाली कंट्रोलर को अदाब किया। अधेड़ उम्र औरत ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं। अब्रू आपस में तने किए। आपा खबर अदाजे भरनाफस इसने सांस बाहर निकालते सांस ले रही हूँ। फिर सर उठाकर राबे को देखा। तुम क्यों इतने चेक रहे हो? शादी कर रहे हो? इसके अचानक इस हिसाब पर वो अव्वल तो चौंका, फिर छीन कर हंस दिया। नहीं भाई, आदमी बीवी के बगैर खुश नहीं रह सकता। मुझे क्या पता, ना तो मैं आदमी और ना ही खुश। मुनज़्ज़ा ने हथेली थोड़ी के नीचे जमाई। इसके चेहरे का मेकअप बासी लगता था। पलकों पर लगा मस्कारा भी मिट चुका था। राबे ने दोस्ताना अंदाज में काउंटर पर कोहनियाँ टिकाई। चलें बता दें किसने चोट पहुँचाई आपको? बड़ा पुराना साथ है अपना, किसी को नहीं बताऊँगा। मुनज़्ज़ा ने इसे ऊपर से नीचे देखा। इतने मीठे ना बनो, ज़रूर रिलीफ मांगने आए हो, है ना? भाग रहे हो ना किसी फ्लाइट से? बच्चू, मैं नहीं देती छुट्टी। वो दोबारा हंस दिया। आप भूल रही हैं शायद, मैं राबे आदम सिर्फ पेशे से नहीं बल्कि दिल से पायलट हूँ। अपनी जिम्मेदारियाँ खूब निभाता हूँ। मुनज़्ज़ा ने नाक से हंसी छोड़ी। चलो, दिल से पायलट, इधर पकड़ाओ फ्लाइट प्लान। इसने खाकी लिफाफे के लिए उंगलियां आगे की। राबे ने ताबेदारी से वो इसके हवाले कर दिया और इसे कागजात बाहर निकालते देखता रहा। मुनज़्ज़ा ने आगे झुककर अपनी ऐनक उठाई और फिर इसकी जांचती नज़रें कागज़ पर थीं। यहाँ पर ऑल्टीट्यूड में तब्दीली है, इसके पीछे क्या वजह है? इसने उंगली से एक नुक्ते पर इशारा करते पूछा। जी, ये तब्दीली हवा के खाकों विंड पैटर्न्स को देखकर लाई गई है। मुनज़्ज़ा ने इस बात में सर हिलाया। मुख्तलिफ एयर रिपोर्ट्स, वे पॉइंट्स और दीगर चीज़ों को बारी बारी पढ़ लेने के बाद वो एक जगह रुकी। राबे, यहाँ रास्ते में स्टैंडर्ड पैटर्न से इन्हराफात हैं, वजह? वो ऊपर देखते पूछ रही थी। ये फ्यूल एफिशिएंसी के लिए किया गया है। माइनस से तब्दीली? झूठ, वो किसी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए वो नहीं कर रहा था। इसने फ़्लाइट की फलाह बहबूद के लिए कोई तजावज़ात नहीं सोचे थे। वो फ़क्त एक इम्तिहान था। वो सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जांचना चाहता था। किसी गैर मुतवक्का तब्दीली से मुतल्लिक इनका पास परखना चाहता था इस वक्त के लिए, जबकि वो इम्तिहान इसका नतीजा बन जाएगा जब वो हज़ारों फीट बाला इनको वाकई धोखा दे जाए। राबे आदम की सारी तैयारियां MH370 के लिए थीं। फ्यूल एफिशिएंसी? मुनज़्ज़ा मुतमईन नहीं लगी थी। ज़ाहिर था, राबे तुम्हें पता है लास्ट मिनट की तब्दीलियाँ सबको परेशान कर देती हैं। वो मेज़ पर आगे झुका, आवाज़ में ठहराव था। देखिए मुनज़्ज़ा, हवा में रद्दोबदल आया है। पिछले दिनों चंद डिग्रियों की बिना पर अपना रास्ता बदल लेने से हमारा अच्छा खासा फ्यूल बच सकता है। आपको याद नहीं, हाल ही में होने वाले सेमिनार में बॉस ने भी खर्च मौसर होने पर कितना जोर दिया था? मुनज़्ज़ा ने होंठ चबाते फ्लाइट प्लान देखा। वो अब भी बेआराम लगती थी। क्या गारंटी है कुछ ख़राब नहीं होगा? राबे सीधा हुआ और एक हाथ जेब में धंसा, फिर सर एक तरफ करते इसे देखा। आपको पता है, ये मेरे लिए पहली बार नहीं, मैं नया खिलाड़ी नहीं हूँ, और वैसे भी ये कवायद ज़वाबित के मुताबिक है। वो हल्के से मुस्कुराया। इसे एक स्ट्रेटेजिक कदम समझे। हम दो चीज़ें बचाने वाले हैं, ईंधन और वक्त। मुनज़्ज़ा ने आखिरकार इसकी बात पर लाख पेशो पेश होते हामी भर ली और सिस्टम अपडेट किया। खबरदार, जो तुमने कोई डोमिनो इफेक्ट शुरू किया ऊपर किसी और एयरप्लेन को तुम्हारी वजह से दुश्वारी हुई तो जिम्मेदार तुम होगे। इसने एहतसास से हाथ बढ़ाए। सब ATC को खबर कर दी है, अब क्या प्लान अपने तयशुदा रास्ते पर चलेंगे। मुनज़्ज़ा थोड़ा सा मुस्कुरा दी। अच्छा, NOTAMs का बताओ। राबे गुफ्तगू के बाद हतमी फॉर्म पर अपने दस्तखत करके ऑफिस से निकला तो शीशे के दरवाजे पर अपने अक्स को देखकर एक लम्हे को थम गया। 5 फीट 9 इंच का नीला यूनिफॉर्म ताना पायलट, वसी कंधे और मजबूत बाजू, धूप में चमकती सोने की सी हेसल आंखों और चेहरे पर फैली मकरू मुस्कुराहट से नमदार होता आधा चांद। इसने थोड़ी झुकाकर कोट से अपना सन ग्लासेस आज़ाद किए। पूरे शेड्स आंखों पर चढ़ाते इसकी मुस्कुराहट वापस फना हो गई। और जब तुम देखोगे कि एक बशर अपने अंत के ख्याल पर मुस्कुराने लगा है तो इसे कैसे बचाओगे, इसे कैसे बतलाओगे? हाल जगह पैसेंजर कैबिन 2-3 AM। बोइंग 777 का त्यारा हवा के स्याह कालीन पर कदम कदम आगे बढ़ रहा था। इसके किनारे आसमान पर पंछी के पंखों की मानंद बस्ता थे। बादल के धुले गोले एक के बाद एक रास्ते से हटते गए और प्लेन की चालान कायम रही। जहाज़ के इंजन हल्की गुनगुनाहट के संग रवां थे और पैरों तले मौजूद पाया धीमे से गरज रहा था। राहदारी की खारजी सिमत नशिस्त लिबिया ने थोड़ी अपनी हथेली के नीचे की। इसकी बराबर वाली कुर्सी खाली थी और सीट के साथ बंधी बेल्ट खुली थी। ऐसा लगता था वहाँ बैठा मुसाफिर वक्तन कहीं गया हो। ज़िबिया खिड़की की तरफ मुंह किए जहाज़ की रफ्तार पर गौर कर रही थी। प्लेन के किनारे चमकती बत्तियाँ लाल और सब चमक रही थीं जो दूर की इसकी भूरी आंखों में चल उठी। इसकी आंखों के पीछे कई ख्यालात रवां थे। वो ज़िंदगी जो वो पसे पुश्त धकेल कर आई थी, और वो मुस्तकबिल जिसकी ख्वाहिश इसे इस मोड़ तक खींच लाई थी। ख्यालात थे, सवालात थे, जवाबात भी थे, कुछ औरों से ज़्यादा कठिन, ज़्यादा नुकीले।
वो चीन जाकर क्या करेगी? इसने काफ़ी दफ़ा ये सवाल खुद से दोहराया था। जब कज़ार इसे धुतकार देता था और वो गुस्ल खाने में खड़ी नमाज के लिए कोहनियाँ गीली करती थी, जब वज़ू के पानी के साथ इसके आंसू थोड़ी से टपकते रहते थे, जब कल्बी दर्द किसी भी जिस्मानी तकलीफ से ज़्यादा हावी होता था, वो अक्सर सोचा करती थी, इस जैसी लड़की का मुस्तकबिल क्या होगा? जब अकायर इसे रंज आलूद निगाहों से देखकर कहता था छोड़ दो इसे, या जब वो इतना भी नहीं कहता था और बस गर्दन झटक कर मंजिल से रफ़ा हो जाता था, तब वो सोचा करती थी क्या मैं वाकई छोड़ सकती हूँ इसे? लेकिन वो अकायर से ये कभी नहीं पूछती थी, क्योंकि इसका जवाब इसे खौफज़दा करता था और हद से ज़्यादा पुरउम्मीद भी। उम्मीद खौफ से भी कसीर खौफ है। इसकी खाला ने इसे बातों बातों में कई मरतबा तसल्ली बख्शी थी। इसने खुलकर सारा मसला कभी किसी को बयान नहीं किया था, क्योंकि वह सब दूर थे, बहुत ज़्यादा दूर। लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने भांप लिया था और यकीन दिलाया था इसके लिए इनके घर के दरवाजे लंबे खुले थे। लेकिन अब खाला हॉस्पिटल में थी और घर का सारा निज़ाम इनकी बहू के हाथ में था। ज़िबिया ज़्यादा अरसा इनके सहारे पर नहीं बैठ सकती थी। ऐसे ही देखते रहे तो भेंगी हो जाओगी। अकाया इसके सर पर खड़ा था, हाथों को टिश्यू पर से सुखाते। ज़िबिया ने चौंक कर सर उठाया, फिर अपने पैर पीछे किए और इसे अंदर जाने का रास्ता फराहम किया। वो थैंक यू कहता अपनी सीट तक घुस गया। क्या सोच रही हो? बैठते ही साथ इसने दोबारा सवाल किया। ज़िबिया ने चेहरा मोड़ा। तुम्हारा गुस्ल खाने का एक्सपीरियंस कैसा था? वो बेतुके सवाल करेगा तो वो भी करेगी। अकाया ने एक हाथ हवा में करके टेढ़ा आरा किया और नाक सुकेड़ी। सो टॉयलेट पेपर नहीं था, मगर हैंड वॉश था। अच्छा। वो जल्दी से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। आप मुझे ऑफ गार्ड नहीं कर सकती ज़िबिया पवान। तुम हमेशा इतने चुस्त कैसे रहते हो अकाया? थकते नहीं? दुनिया से नाराज़ नहीं होते? भूरी आंखें इससे ठहर कर देख रही थी। अकाया ने इसका सवाल सुनते चंद सानी का वक़्फ़ा लिया, फिर सीट से में ठीक से टिक गया। जिस दिन मैं दुनिया की परवाह करने लगूं, इस दिन मुझे अकायर ज़मूरा नहीं, कैप्टन राबे आदम कहना। ज़िबिया ठिठक कर रुकी और इसकी शक्ल देखी। इसका क्या जिक्र? मगर दिल एक बार फिर हमेशा की तरह बेकाबू हो गया था। वो कभी भी इस लक़ब पर मामूली नहीं रह सकती थी। यूं ही दिल किया थोड़ा कीचड़ उछाल दो इस पर। मेरे ओरियो बर्बाद किए थे ना बदबख्त ने। अकायर। ज़िबिया इसे घुरा। वो हंस दिया। अच्छा माजरत, ओके, क्या पूछ रही थी तुम? मैं इतना खुश कैसे रहता हूँ? तो ज़िंदगी का सिंपल दर असूल है कि हर बंदा हर वक्त एक अदद थेरेपिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। ना ही कोई ऐसा दोस्त जो आपकी लाख बकवास सुनकर भी आपका साथ दे, ना ही घर वाले जो आपको 24 घंटे सीने में लगाए रखें। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को मुश्किल वक्त काटना सिखाओ। अपनी उम्मीद खुद बनना शुरू करो। ये एतमाद कि अगर आज का सूरज हमने देखा है तो यह हमारे नसीब में है और हमें ज़िंदगी में कुछ और करना है। ज़िंदगी ने हमें चुना है कि दुनिया कैन गो टू हेल्प फॉर ऑल आई केयर। ज़िबिया ने पलकें झपकी। तुम मोटिवेट कितना अच्छा करते हो अकायर। बराबर बैठा मर्द खांस कर गले से नीचे पानी उतार रहा था। ये मैं क्या बोला हूँ? ज़िबिया नरमी से हंस दी। ऐसी प्यारी प्यारी बातें क्या करो। मुझे ये वाला अकायर पसंद है। वो लाख कोशिश के बाद भी चेहरे पर फैलती मुस्कान नहीं रोक सका। मुझसे पूछो मुझे कैसी ज़िबिया पसंद है। ज़िबिया ने सर रिस से टकाए इसे देखा। भूरी आंखें बादलों से छन कर तेज़ होती रोशनी में चमचमाई। मैं गेस करूँ? सुरमई आंखें गर्म जोश मुस्कुराहट में छोटी हुई। ज़िबिया ने इसकी हामी तस्वुर की। तुम्हें वो ज़िबिया पसंद है जो मायूस नहीं होती, वो ज़िबिया जो तमाम मुश्किलात के बाद भी मुस्कुरा देगी, वो ज़िबिया जो किसी के सहारे पर नहीं होगी, वो जो अपनी राह खुद बनाएगी। बताओ ठीक पहुंची हूँ ना? और वो थम गया। यही था असल जवाब हिकमत और दानिश वालों का। ज़िबिया मजबूत होगी, खुश होगी, अपना सतून खुद होगी। अकायर को वो अच्छा लगेगा, ये गलत नहीं था। फिर क्यों वो इस जवाब पर खुलकर खुश नहीं हो पा रहा था? क्या वो कुछ और चाहता था? एकदम 100 पॉइंट्स। इसने खुशकी से मुस्कुराते चेहरा मोड़ लिया। खिड़की का शीशा इसे अब भी इसी लम्हे में कैद रखे था। ज़िबिया मुतमईन से होकर अपना मैगज़ीन वहीं से पढ़ने लगी जहाँ 1 घंटा पहले छोड़कर सोई थी। मुड़ा हुआ सफ़ा पलट कर सहलाते भूरी आंखों ने कागज़ पर तराशी तस्वीर देखते दिमागी तौर पर सारे टोटके अपनी पिटारी में कैद कर लिए थे। वो 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में नाजिल हुए 2 लोग थे जिनके नाम और शिनाख्त से लेकर जीने का सलीका और तरीका तक सूरज और आसमान जितना जुदा था। एक रोशनियों में घिरा चाँद था तो दूसरा ग्रहण में लिपटा आफताब। लेकिन किसी तीसरे के गौर करने पर कुछ इतना मुख्तलिफ नज़र नहीं आता था। वो यकसा लगते थे, एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुतल्लिका। अकायर ज़मूरा 3 ममालिक में अपनी प्रॉपर्टी, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉब और कई दहाइयों से रईस ख़ानदान की सैलसानी, जीता जागता चश्मो चिराग। इसके सामने कभी ज़्यादा मुश्किल अंग्रेज़ी तक नहीं बोलता था। वो दिखावा नहीं करता था, शौक़ नहीं गिनवाता था, इसलिए कि कभी ज़िबिया को अपना आप इससे पीछे ना महसूस हो। कहीं वो इसका मुकाम याद रखने की जिसमें अपनी इज्जत करना छोड़ दे। ज़िबिया यमीन TTDI की कम पढ़ी लिखी 26 साला लड़की, एक सरसब्ज़ शादी, सदा का बिखरा हुआ ख़ानदान, गैर हाजिर बाप, पुरखफा शोहर, मुतवफ़ी माँ, फ़रेबकार मंगेतर, अपनी उम्मीद की किरचियाँ संभालती से देखकर मुस्कुरा दिया करती थी, क्योंकि अकायर को वो ऐसी ही पसंद थी। वियतनामी हवाई फ़िज़ा, जगह कॉकपिट, MH370, 2:15 AM MYT। कहानी का पंचम हिस्सा वजूद पा चुका था। अपनी नशिस्त में विराजमान कैप्टन की निगाहें खामोश थीं। आलाती पैनल के सुर्ख सब्ज़ चिराग हज़ारों बटनों और स्विचों में घिरे इसकी कॉकपिट को उजागर किए थे। बालाई सर सख्त हुए सफ़ेद ट्यूबलाइट इसकी नरम सफ़ेद रंगत पर साए खींच रही थी और गुलाबी होंठों में से निचला अज़ू इसके चबाने के बायस लाल पड़ चुका था।
इसके दांतों से दिया गया हल्का जख्म भी वहाँ वाजे था। MH370 वियतनामी फ़िज़ा को पार करता चीन की ओर रवां था। बीजिंग इस तैयारी की हकीकी मंजिल। जहाज़ में मौजूद 248 लोगों का मुस्तकबिल सिवाय एक के। राबे ने वे पॉइंट्स की जानिब देखा। चीन का फ़िज़ाई मंजर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। इसे अपने मंसूबे का बकिया पार्चा जल बिखेरना था। साथ ही इसे अपने तस्खीर होने का खौफ खाया जा रहा था। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मालूम हो गया था कि जहाज़ गायब हुआ था तो वो अब तक अलर्ट जारी कर चुके होंगे, मलेशिया से वियतनाम और वहाँ से चीन। इसके इजाफे में मौजूद बकिया ममालिक दुनिया राबिया आदम को खोज रही थी और राबिया आदम अपना अंत। इसके बलाई सर ओवरहेड खाने का बटन दबाते इसके किलाबे आज़ाद हुए। हल्की जूं की आवाज़ के साथ पट ऊपर उठा तो कैप्टन के ने हाथ यहाँ वहाँ करते इसमें से पायलट का मखसूस मास्क, जिसे आम जुबान में त्यारची मास्क, एविएटर्स मास्क कहा जाता है, कैबिनेट खुद काराना तौर पर वापस बंद हो गया। राबे ने एक भारी सांस खारिज करते हाथ में कैद मास्क को देखा। वो ये वाकई करने लगा था। इसकी 3.5 साल की मेहनत और लगन इस लम्हे के लिए ही तो थी। इसे अचानक हंसना आया अपने हालात पर, लेकिन इसने दिल की ना सुनी। त्यारची मास्क एक ऑक्सीजन मास्क की निस्बत से काम करता है और कैबिन का दबाव कम होने, डीप्रेशराइजेशन जैसे हंगामी सूरतों की दौरान पायलटों को ऑक्सीजन फराहम करता है, इस अमर को यकीनी बनाते हुए कि पायलट हर सूरत हाल में जहाज़ का इख्तियार बेहतरीन तरीके से संभाल सकें। रबर के पट्टे को खींचते राबे ने इसे अपने सर के अकबी हिस्से पर चढ़ाया, साथ ही इसे नाक और मुंह के गिर्द दुरुस्त किया। स्ट्रैप को फिट करते इसकी शक्ल अब के मुकम्मल तौर पर ढक चुकी थी, सिवाय इसकी आंखों के नज़दीक लगे इन बुराक चश्मों के। ताज़ा हवा का झोंका इसके चेहरे के गिर्द फैला तो इसे अपनी हर हिस्स जिंदा होती महसूस हुई। इसने आंखें खुल बंद करके खुद को संभालने के लिए एक लम्हा इनायत किया और फिर नज़रें डिस्प्ले स्क्रीन पर मौजूद निज़ाम सरबराही परवाज़ FMS की जानिब की। एक दो बटन दबाते इसने मेन्यू में से जहाज़ की ऊंचाई को चुना, फिर उंगलियों की पोरें टच स्क्रीन पर चलाई। वो परवाज़ की ऊंचाई तब्दील कर रहा था। MH370 का तारुफ आसमान की हर वसअत और गहराई से करवाना चाहता था। 35,000 फीट से ऊपर क्या था और वो ये क्यों कर रहा था? कीबोर्ड पर हिंसे से दबाते इसकी उंगलियां अटल थीं। आज इनमें लर्जिश नहीं थी। क्या गुनाह इंसान का दिल इतना स्याह कर देते हैं, या ये दिल स्याह हो जाता है जो इंसान को गुनाह की जानिब धकेलता है? ऊंचाई तब्दील हो चुकी थी, लेकिन चढ़ान से पहले इसे एक और बहुत अहम काम अंजाम देना था, वही जो इसके अंत की आखिरी सीढ़ियों में से पहली थी। इसने 2 पल गर्दन नशिस्त में पीछे झुकाई। हवाबाज मास्क के पार इसकी हेसल आंखें धुतली थीं। एक बार भी मासूम जानों का इल्ज़ाम इस पर फिर होना था। यार, इसमें राइटिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। एक बार फिर मासूम जानों का इल्ज़ाम इसके सर होना था। फिर वो सीधा हुआ। अब के हरकत में कोई सुस्ती नहीं थी। 5 साल पहले के बरक्स इस बार वो हकीकत होगा। इसने प्रेशर की सतह नापते उंगलियों को एक स्विच के करीब किया, जिसके नीचे ऑटो और दूसरे के साथ मैनुअल दर्ज। ये तैयारी की आउटफ्लो वॉल्स को शुद्ध करने का बटन था। आउटफ्लो वॉल्स हवाई जहाज़ में चढ़ाई और नज़ूल के दौरान हवा के अखराज को इस्तवार करती है। ये नज़ूल की इस्नाम में बिला मुज़ाहमत खुलकर दबाव को बढ़ने से रोकती है और चढ़ान के दौरान मूंद कर कैबिन के माहौल को आरामदेह बनाती है। किताबी जवाब। राबे को हैरत अंगेज़ तौर पर जिमोचीन के अल्फाज याद आए। सही ही कहा था इसने। पायलट्स की 90% ज़िंदगी सिर्फ किताबी असूलों का पास रखते गुजर जाती है। क्या राबे भी ऐसा ही पायलट होगा? इसे हमेशा कुछ खास बनना था, कुछ मुख्तलिफ, लोगों को वो अपने नाम से याद हो, अपनी कारकर्दगी से, ना कि किसी हादसे में लिपट कर। लेकिन इसकी ज़िंदगी 5 साल कबल एक हादसा बन चुकी थी, और क्योंकि वो इन दागों को अपने जिस्म से नहीं रगड़ पाया था, सो इसने ये सोचा था कि क्यों ना खुद को ही एक दाग बना दिया जाए। वो आधा स्याह आधा सफ़ेद होकर नहीं जी सकता था। राबिया आदम के लिए या तो आर था या पार, स्याह या सफ़ेद, मौत या ज़िंदगी। इसने मैनुअल का ऑप्शन चुना तो स्क्रीन पर कई तब्दीलियां हुई। आधे लम्हे के लिए इसने आंखें मींचकर अपनी ज़िंदगी के पिछले 5 सालों को सोचा, फिर इनसे पिछले, फिर और 5 साल, फिर और, जब तक कि एक छोटा बच्चा इसकी आंखों के सामने ना आ खड़ा हुआ। छोटी बादामी सूरत, आंखें और गहरी मुस्कान। बाल बिखरे थे और आधी आस्तीन वाली टी-शर्ट में तैयार इसकी पतली सूरत माथे के गिर्द हथेलियों से छिजा बनाए आसमान को तक रही थी। वो अपने घर की छत पर खड़ा था और इसका साया ज़मीन पर नुमाया था। हेज़ल आंखों की सीध में 2000 फीट ऊपर एक जहाज़ का पंख बादलों की जानिब छुपा दिखाई दिया। वो जब भी किसी तैयारी की गड़गड़ाहट सुनता, सारे काम छोड़ छाड़ कर ऊपर भाग आता और आंखों में लाख हसरत और चाहत लिए इसे तकता रहता, जब तक वो पूरी तरह मिट ना जाता। जहाज़ अब बादलों को तीर करता इसके सर के ठीक ऊपर से गुजर रहा था। इसके लब ताजुब और बेकरारी से मुकम्मल फिराक हुए। धूप चुप गई और तैयारे की 200 से ज़ायद फिट ने इसे छाँव बख्शी। 12 साला राबिया आदम नहीं भूल सकता था किस शताबी से खून इसकी नसों से गुजरा था। वो इनफाल जो जुनून की हद तक सऊद था, इसे अपने जीने का मकसद मिल गया था। जहाज़ दूर हुआ और सूरज की रोशनी सीधा इसकी आंखों में गिरी। इसने दर्द से आंखें मींच लीं। आउटफ्लो वॉल्स की मुट्ठियाँ घुमाते इसने तैयारे की अबतरी तरफ
मौजूद दरीचे आहिस्तगी से खोले। साथ ही जहाज़ के अंदर मौजूद हवा इन दरवाज़ों से खारिज होने लगी थी और इसका सिर्फ एक ही मतलब था, MH370 में ऑक्सीजन कम होने वाली थी। हवाबाजी में इसे अपनी ज़िंदगी की मंजिल मकसूद दिखाई दी थी और आज वही इसे 239 अमवात का जिम्मेदार बना रही थी। 10 मिनट कबल मैंने कभी तुम्हारे घर वालों को नहीं देखा। ज़िबिया चेहरा इसकी जानिब किए नहायत किरणबंदी से तक रही थी। अकाई ने सर उठाया। लैपटॉप पर टाइप करती उंगलियों में सुस्ती आई। क्या करोगी मेरे जैसे 20 और लोगों को देखकर? क्रोम का टैब बंद करते सवाल किया। ज़िबिया होले से हंसी। तुम्हारे जैसा तो खैर कोई नहीं। कुछ और कहने को लफ्ज़ तमाम थे। अकाई मुस्कुराकर तस्वीर के फोल्डर पर कर्सर चलाने लगा। ठहरो, ढूंढता हूँ। मैं इनसे इतना मिलता नहीं। नए साल या क्रिसमस या ईस्टर वगैरह पर ही इकट्ठे होते हैं सब। मेरा बड़ा भाई न्यूयॉर्क में होता है, बाकी दो स्पेन में, मेड्रिड और वेलेंशिया। तुम्हारे अम्मी अब्बू किसके साथ रहते हैं? ज़िबिया को दिलचस्पी हुई। वेलेंशिया वाला भाई एड्रीन मुझसे छोटा है वो। बाकी दो रोबिन और निकोलस बड़े हैं। रोबिन और एड्रीन की शादी हुई है। निकोलस नहीं करता, पागल आदमी। ज़िबिया इसके चिड़चिड़ेपन पर हंसती। वो बोलता रहा, तुम्हें पता है मैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ दौर में इन सबसे क्लोज रहा हूँ। एड्रीन और मैं बचपन में हमेशा साथ होते थे। उम्र तकरीबन 7 की है ना, लेकिन मिडिल स्कूल में आ गया तो रोबिन से चीज़ें शेयर करना ज़्यादा आसान था। निकोलस सबसे बड़ा था, लेकिन इसकी मौजूदगी ही मेरे लिए सुकून है। खामोश सा है, ऐसा समझ लो इसकी आवाज़ में था मैं था और मेरा दिमाग वो। ज़िबिया थोड़ी हथेली पर सजाए खामोशी से इसे सुनती गई। वो पहली बार इसे अपने ख़ानदान के बारे में कुछ कहता दिखा था। ये मंज़र इसके दिल को भाता था। अकाई से जोश से बता रहा था, रोबिन के 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी एला और दूसरा बेटा 3 साल का। तुम्हें पता है इसने इनका नाम अकाई रखा है? वो पूरे दिल से हंसा। अकाई ज़मूरा जूनियर बहुत क्यूट है वो, लेकिन खामोश सा है, मुझसे ज़्यादा निकोलस से मिलता है। अब वह स्क्रॉल करके एक एल्बम खोल रहा था, फिर इसे पास आने का इशारा किया। ये देखो, ये है एड्रीन और ये इसकी बीवी मिनी। ज़िबिया इसकी बराबर सीट में झुकी। मुझसे नहीं मिलता। आई नो, ब्लॉन्ड बाल हैं इसके। मम्मा के ब्लॉन्ड बाल और सब्ज आंखें और बाबा के डार्क ब्लैक। मैं और रोबिन बाबा से मिलते हैं। निकोलस की आंखें सब्ज हैं और बाल ब्राउन। वो अलग ही है। इसने क्लिक करके एक और पिक्चर ढूंढी। अब के स्क्रीन पर एक लंबा चौड़ा खानदान था। अकब में रंग बिरंगी बत्तियों वाला क्रिसमस का दरख्त। कैमरे के सामने कालीन पर सुर्ख और सफ़ेद पजामे पहना अकायर और इसके साथ इसी के जैसा एक और खुश शक्ल मर्द अकरू बैठा था। पीछे 2 बुजुर्ग आदमी औरत थे। औरत के सुनहरी लटें खुली थी और गाल मुस्कुराते हुए गोल और गुलाबी थे। मर्द की उम्र लगभग 50 के करीब थी, जो भूरी पफर जैकेट पहने शान से मुस्कुरा रहे थे। इनके पीछे 2 और लड़के खड़े थे, एक सुनहरी बालों वाला एड्रीन और 7 लंबे कोट में संजीदा मुस्कुराहट के साथ जेबों में हाथ ठूंसे करीबुल अकल तौर पर निकोलस। कैसा क्यूट लग रहा हूँ मैं? अकाई ने अपने चेहरे पर जूम करते तबसरा किया। ज़िबिया ने अबरू चढ़ाई। 5 और लोग हैं। तुम इन्हें देख रही हो? कम ऑन ज़िबिया, तुम्हारी उम्र का नहीं है कोई, टेस्ट भी नहीं मिलेगा। रोबिन और एड्रीन तो टेकन है। निकोलस से बात चलाऊं? लेकिन मैं बताता चलूं, या तो ये बिल्कुल खामोश रहता है या ज्ञानी बाबा बन जाता है। शादी के तोहफे में रुई गिफ्ट करूंगा तुम्हें, कानों में ठूस लेना। ज़िबिया ने पलकें झपकी, आंखें हैरत से खुल बंद हुई और फिर अकाई को घुरा। बहुत बदतमीज़ हो तुम। वो मुस्कुरा रही थी। इसने दांत दिखाए। हम सबको लगता है सबसे पहले शादी निकोलस की होगी, बड़ा है ना सबसे। लेकिन मम्मा की फ्रेंड को रोबिन पसंद था अपनी बेटी के लिए, और फिर एड्रीन को मिनी स्कूल के दिनों से पसंद थी। तो अगला नंबर तुम्हारा है? ज़िबिया ने चढ़ाया। ना भाई, पता नहीं, अपनी बारी में वो ज़्यादा नहीं बोलता था। ज़िबिया ने गौर किया। तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। स्पेन चले जाओ, बेहतर जॉब मिल जाएगी और फिर तुम्हारी सारी फैमिली भी तो इधर ही है। अकाई ने शीशे के बाहर देखा। वो इसे कैसे बताता है कि वो पहले ही कुआलालंपुर में सारा काम समेट चुका था। इसकी वहाँ रुकने की वजह अपने 5 साल एक मामूली जॉब को देने का कारण घर वालों से अलहदा रहने की ज़रूरत कोई और नहीं बल्कि वो थी। वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, गजार जैसे मर्द के साथ तो बिल्कुल नहीं। अकायद बहुत कबल ही जान चुका था कि वो मुकम्मल तौर पर बेआसरा थी। ना ही इसके आगे कोई था, ना पीछे, और ना ही वो इन लड़कियों जैसी थी जिनसे अकायद अपनी ज़िंदगी में मिलता रहा। नडर, मुस्तहकम और फैसला कुन, एक कागज़ से सारे रिश्ते ख़त्म कर देने वाली हिम्मत और हालात इसके पास नहीं थे। वो रफू नहीं हो सकती थी, सो वो इसके लिए ठहर गया। वैसे वाकई उम्र क्या है तुम्हारी? 30, 29 और 30 साल की उम्र में सिंगल हो। तुम्हारी अम्मी परेशान रहती होंगी तुम्हारे लिए, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अकाई ने एक सांस लेते इसे देखा। आंखों में तमस्कुर था। तुम बहुत शादी करी हो, किसको फंसाया बीजिंग में? इसके गाल सुर्ख हुए। तोबा, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी। इसके मुतफक्किर तासुरात देखकर वो अपनी मुस्कुराहट रोक ना पाया। मेरी माँ को जब होश आएगा तब कर देंगी मेरी शादी। फिल वक्त तो दीनदारी से निकोलस को हर सुबह 3 लड़कियों की तस्वीर भेजती हैं, जिन्हें वो थम्स अप करके एक बार अपनी बात शुरू कर देता है। ज़िबिया हंसती। ऐसे तो तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, किसी को पटा लो। गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है तुम्हारी? अकाई ने इसे ऐसे देखा जैसे ज़िबिया के सर पर सींग उगा लिए हों। वो अचानक भवर गई। तुम्हें मैं गर्लफ्रेंड वाला लगता हूँ? रहम खाओ बीबी। गर्लफ्रेंड दूसरे दिन मेरे मुंह पर थप्पड़ सीट करके चली जाएगी। अकाई ज़मुरा के साथ ट्रिगर वार्निंग आनी चाहिए। कम हिम्मत लोग दूर रहें। मुझे एक दस्तखतशुदा इजाज़तनामा चाहिए होगा कि मेरे खतरनाक लतीफ़े तलाक की हकदार नहीं है, कि मैं अच्छा, बुरा और बहुत बुरा भी काबिल कबूल हूँ। इसे आम लोग शादी कहते हैं।
हाँ, शादी। वो मुस्कुरा दिया और यूं ही सीट से टेक लगा के सामने देखने लगा। जहाज़ की रफ्तार धीमी थी, लेकिन हवा में रत्ती बराबर रद्दोबदल को इसने महसूस किया था। एक लम्हे के लिए इसे अपने सीने में अजीब सी तंगी का एहसास हुआ, जो इसने 2-3 बार पलकें झपकाकर मिटाना चाहा। हवास बहाल हुए तो इसने शीशे के पार देखा। MH370 इसके लिए और क्या कैद किए था। गैलरी एरिया, किचन MH370 2:13 AM MYT। पैसेंजर कैबिन के इख्तिताम पर दाएं जानिब को गैलरी का दरवाज़ा मुकम्मल खुला था, जहां से फ़्लाइट अटेंडेंट के मुकालमात की हल्की सरगोशियाँ और साथ ही ऊपर नीचे होते बर्तनों की खट्टर पट्टर सुनी जा सकती थी। काउंटर की एक जानिब खड़ी लौरा नीले यूनिफॉर्म में सजी कैनवस जूस का डब्बा एक के बाद एक 3 ग्लासों में उल्टा रही थी। इसकी पुश पर काम करती एक और फ्लाइट अटेंडेंट आयशा अब्दुल करीम स्याह हिजाब को चेहरे पर लपेटे स्लैब को टिश्यू पेपर से घिस कर साफ कर रही थी। शिफाफ उंगलियों में बड़े मोती वाली एक काली अंगूठी चमक रही थी। मेन कोर्स में चिकन है या बीफ। आयशा ने मेन्यू कार्ड आगे पीछे करते हेड फ्लाइट अटेंडेंट को मुखातिब किया। लौरा ने जूस खोलकर चम्मच बेसन में रखा। चिकन ठीक है, वेजिटेरियन डिश तुम सोच लो, मेरा दिमाग बंद हो रहा है। कांच के ग्लासों को जमा कर लकड़ी के ट्रे में खड़ा किया। आयशा ने ट्रे को देखते अब्रू सुकेड़े। आपने जिंजर एली बनाई? C16 वाले ने स्पेशल कहा था, इनका गला बैठा है। लौरा ने काउंटर से पुश टिकाई और एक पुरसकून निगाह अपनी जूनियर पर डाली। कुछ नहीं होता इसे पता भी नहीं होगा जिंजर एल क्या होता है। मेन्यू कार्ड देख कर रैंडम बोल दिया, फ्री जो मिल रही है। आयशा हल्के से मुस्कुरा दी और ओपरी कैबिनेट से खाने की अशिया निकालने लगी। लौरा ने तवज्जो वापस ट्रे की जानिब की। आपने कॉकपिट में खाना पानी पहुंचाया है? आयशा ने सैंडविच का सामान निकालकर सीधी होते सवाल किया। ब्रेड के रोल से थैली उतारते इसने स्टैंड से छुरी उठाई। नहीं, पानी के नीचे 2 ग्लास धोते। लौरा ने जवाब दिया। राबे ने कहा, एक पल का वक्फा जिसमें मरकूज़ा बाला की आवाज़ की नकल करनी चाहिए। आई एम गुड साइलेंस। ये ऐसे क्यों बात करते हैं? आयशा अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। चकोर डबल रोटी को तकौन में काटते हाथ फुर्ती से चले। पता नहीं। लौरा भी धीमे से मुस्कुराई। पहले बहुत जोली हुआ करता था, सबका फेवरेट था। खैर अब भी है, लेकिन पहले क्यूट सा था, अब डरावना लगता है। आयशा ने ब्रेड के टुकड़ों के दरमियान चिकन सजाई और आधों में हरी सब्जियां। मुझे तो अब भी ठीक लगते हैं। लौरा ने कंधे के ऊपर से अपने जूनियर को देखा। 1 मिनट, यहाँ देखना ज़रा। आयशा है ऐसे पीछे घूमी। तंग किचन में इनके दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था और लौरा की आंखों में तैरती शैतानी तो इसे मुकम्मल तारीकी में भी नज़र आ जाती है। आयशा की रुखसार गुलाबी और वो वापस सामने घूमी। ऐसा कुछ नहीं है, कमज़ोर दलील, ज़रूर लड़की के दिल हारे हुए थे। लौरा हंस पड़ी। चलो शुक्र था 6 घंटे की फ़्लाइट में इसे बोरियत कम करने का एक टॉपिक तो मिला। तुम्हें पता है उसामा मुझे बोर्डिंग के वक्त बता रहा था। इसने फिर से आइस क्यूब की ट्रे निकालते एक सताती निगाह झुकी पलकों वाली लड़की पर डाली, जो खामोशी से सलाद के पत्ते दुरुस्त कर रही थी। के एड़ियों पर उछल कर शक्ल देखनी चाहिए। आयशा मुस्कुराहट दबाते मुकम्मल पलट की। लौरा ने भी हंसी रोकी कि कैप्टन साहब शादी कर रहे हैं। आयशा ने पलकें यक टुक खुल बंद करके इसे देखा। उसामा? इनको किसने कहा? राबे ने कहा होगा, बड़े क्लोज हैं दोनों। लौरा को तो बहुत मज़ा आ रहा था। या अल्लाह, रोज़ रोज़ वर्कर को आपस में क्रश क्यों नहीं होते? वो ऐसे ही 36 घंटे की फ़्लाइट भी ले लेगी। आयशा ने चेहरे पर साया गुजरा। सैंडविच काटते हाथ एक पल के लिए थम गए। फिर इसने मंडी यहाँ झटक कर काम करना शुरू किया। लौरा का हलक कड़वा हो गया। क्या सोच रही हो? अच्छी बात है, इन्हें कर लेनी चाहिए। मैं मुबारकबाद दे दूँगी फ़्लाइट के बाद। लौरा का दिल किया एक गिलास इसके सर पर फोड़े। वो हील्स के साथ तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। राबे शादी कर रहा है, तुम इसे मुबारकबाद दोगी? सरगोशी से सवाल उठाया। आयशा ने गड़बड़ा कर इसे देखा। सलामी भी दे दूंगी। ओफो, लौरा का मुंह उलट गया। पागल लड़की। फिर इसने स्ट्रेटजी तब्दील करने का सोचा। आयशा के बराबर काउंटर से टिकते इसने एक दुख भरी आह बाहर निकाली। 5 साल पहले बेचारा मोहब्बत हार गया था। आयशा ने तिरछी निगाहों से इसे देखा। अब आप मुझसे रिएक्शन निकलवाने के लिए कुछ भी बोलेंगी? सच्ची, तुम्हारी कसम, धुआंधार मोहब्बत हुई थी शहजादे को। बेचारी की शादी नहीं हो पाई। क्रैश एंड एवरीथिंग, यू नो। इसे नाखून से हिलाते आयशा का चेहरा देखा। वो गहरी सोच में गुम थी। लड़की कौन थी? आखिरकार सवाल किया। लौरा ने फ़क्र से खुद को पीठ पर तपकी दी। वो तो हमें भी नहीं पता, काफ़ी प्रोटेक्टिव था राबे। नाम पता था सिर्फ। एक सेकेंड, क्या नाम था? इसने थोड़ी पर उंगली फेरते याद करना चाहा। आयशा ने 2 पल इंतजार किया, फिर कदमों पर पलटकर सैंडविच प्लेट में रखने लगी। रहने दो। ओहो, जल रही हो। मैं क्यों चलूँगी? इनको तो मेरा नाम तक नहीं पता। पिछली फ्लाइट पर लौरा ओ नहीं आप कहकर बुलाया था। आयशा ने मसूरी शक्ल के साथ बताया तो इसकी सीनियर हंसते हंसते लोटपोट होगी। बाउला लड़का। और सर झटकता दूर होगी। खैर, तुमने नोट किया आज उसामा कितना खामोश था? राबे ने क्लास ली होगी। मुझे पक्का यकीन है इसकी कोई रोल बुक होगी। तुम्हें छोड़ा गया है कि तुम बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू में मशगूल ना हो। इसने फिर से अपनी राबे आवाज़ में कहते हंसी छोड़ी। एक बार आयशा भी हंस दी। कुछ देर दोनों इसी तरह सामान तैयार करती रहीं। बातें, लतीफ़े, हंसी और मुस्कुराहटें। MH370 के आखिरी लम्हात से कबल ये सब कुछ था। फ़्लाइट MH370 का कैबिन मध्यम सफ़ेद बत्तियों में घिरा था। रात की सरगोशियाँ 250 फीट से कसीर हवाई जहाज़ के पार बुलंद थी। रात के 22 कैबिन की वसत में बैठे मुसाफिर मुख्तलिफ
गर्मी में मुलव्वस थे। कुछ किताबों के पन्ने पलटने, कुछ सामने लगी स्क्रीन पर बनती अश्काल देखते और कुछ खिड़की से बाहर बादलों में घिरे चमनिस्तान के नज़ारे करते। कॉकपिट में बैठे कैप्टन की हरकत के ज़ेर असर त्यारा धीमी चढ़ान पर काबिज था, जिसकी वजह से कैबिन की ऊंचाई भी खुद काराना तौर पर उठने लगी थी। लेकिन यह अमल इतना दकीक था कि चंद लम्हात में महसूस कर लेना दुश्वार तर था। त्यारा चढ़ता रहा और बेआरामी की लहर फिजा में घुल गई। खिड़की के बराबर बैठी एक चीनी बिजनेस वूमन को अपने कानों के पर्दे बंद होते महसूस हुए, जैसे इनमें बहुत सी रुई साठ ठूंस दी गई हो। इसने एक तंग सांस छोड़ते गले से थूक अंदर उतारा। ऑयल की ग्यारी तरफ विराजमान चीनी मर्द 2 जवान बेटियों का बाप था। इस तंग दिल एहसास को महसूस करके इसने अखबार मुंह के सामने से हटाया। खुरदरी उंगलियां तेवरों को मसलने लगीं, जैसे आंखों के पीछे बनते सर दर्द को रोक रही हों। राहदारियों की असनाम में सफ़र करती फ्लाइट अटेंडेंट चेहरे पर मुस्कुराहटें लिए आगे पीछे निगाहें दौड़ा रही थीं। इन सबसे नाकाबिले फ़हम तैयारे की आउटफ्लो वॉल्स खुल चुकी थी, जिन्हें प्रवास के इस हिस्से में बंद होना चाहिए था। और गैर मामूली वाक़यात शाज़ो नादिर ही मस्बत अंदाज में खुलते हैं। आंखें मूंदे लेटे अकाई ने चेहरे पर अपनी स्याह बेसबॉल कैप डाल रखी थी और बाहें सामने बंधी थीं। मैगजीन का सफ़ा ख़त्म करके ज़िबिया ने इसे बंद किया और सामने रखा और फ्लाइट अटेंडेंट से खाने पीने को आखिरकार कुछ मंगवा ही लिया। इसे अपना दिमाग खाली और जिस्म बारीक तरीन महसूस हो रहा था। टांगें लकड़ियाँ में मालूम होती थीं और पेट एक अंधा कुआं। और चूंकि वो खामोशी से खाना नहीं खा सकती थी, तो अकाई की नींद बर्बाद करने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। नासी गोरंग मलाई फ्राइड राइस में प्लास्टिक का चमचा चलाते इसने कीनू का जूस चखते अकाई को देखा, जो अभी भी सोया सोया लगता था। मुंह भर चावल कॉक से अंदर फांकते इसने हाथ की पुश से होंठों का किनारा साफ किया। अकाई ने एक दिलचस्प निगाह इस पर गुजारी। तुम क्या करोगी बीजिंग में? मैं फ्राइड अंडे को कांटे से छोटे टुकड़े में काटा और फिर दांतों के दरमियान रखा। अकाई से देख रहा था। वो खाना खाते हुए भी प्यारी लगती थी। इसे मकबैंगर बनने के बारे में सोचना चाहिए था। यहाँ और कौन बीजिंग जा रहा है? सवाल पूछते ही इसे इसकी हदूद दर्जा बेवकूफ़ाना नौयत का अंदाज़ा हो गया था। इसे फ़ौरन तस्दीक करना चाहिए। मेरा मतलब, हाँ, सारे 239 लोग। पागल। अकाई थक कर हंस दिया। तुम वाकई बदल गई हो। प्यारी हो गई हूँ ना? चमचे से चावल साफ करते बड़ी बड़ी आंखें डबडबाईं। जोक अच्छे हो गए हैं। ज़िबिया ने किन से इसे कांटा दिखाया। रूड, इसने शाने चुकाए। कॉल इट टफ लव। ओके, मजाक के अलावा तुम्हारे क्या प्लान है लड़की? ज़िबिया ने 2 पल सोचा। तुम्हें पता है मुझे खाने बनाने का शौक़ है। एक वक्त में मैं प्रोफेशनल कोर्स भी किया था, लेकिन अब्बा ने पूरा नहीं करने दिया और आज ना सर्टिफिकेट हाथ होता। खाला ने कहा था इनके पास 2-3 दुकानें हैं जहां वो मुझे कोई शॉप खुलवा देंगी शायद, लेकिन अब ये सब झूठ लगता है। अकाई ने बोतल के पैंडे से आखिरी घूंट मुंह में गिराया। तुम्हारी खाला तुमसे झूठ कह रही हैं? इसे सरनफी में दाएं बाएं किया। वो नहीं, हालात। अब सब मुश्किल है। खाला बीमार है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं होगा। वो बददिली से मुस्कुराई। मैं इन्वेस्ट करूँ? इसने सोच कर बोला। पैसे? वो चौंकी। अकाई ने गर्दन झुकाई तो वो मुस्कुरा दिया। इससे करीब आने का इशारा किया। वो आगे झुका तो इसने इसकी कमीज़ का किनारा पकड़ते सरगोशी में की। मेरे बैंक अकाउंट में इस वक्त 23 मिलियन रंगत हैं। अकाई बेख्तियार खांसा। इतनी कुव्वत से इसके गाल सुर्ख फूल गए और हुडी पसली झंझोड़ गई। ज़िबिया ने आंखें घुमाई। अच्छा, बस ड्रामा मत करो। लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था। हथेलियों का प्याला बनाए वो औंधा हुआ खान से जा रहा था। ज़िबिया ने इसका कंधा छुआ। इस बार आंखों में फिक्र थी। थोड़े पल वो थम गया, लेकिन चेहरे पर बेआरामी थी। ज़िबिया ने अपना पानी इसे पकड़ाया। पता नहीं क्या हुआ था, वो सुस्ती से कह रहा था। उंगलियों ने बोतल थाम रखी थी। तुम्हारा इन्हेलर कहाँ है? ज़िबिया ने इसका सामान देखते पूछा तो इसने बेदहानी में अपने बैकपैक की तरफ इशारा किया। ज़िबिया ने जल्दी ही सब्ज रंग का आला ढूंढकर इसकी जानिब किया। शुक्रिया। लंबी सांस खींचते इसने ढक्कन उठाया और आला आगे पीछे किया। फिर इसे मुंह के पास पकड़कर सांस अंदर उतारी। 10 सेकंड तक वो सांस रोके रहा, फिर हवा बाहर छोड़ी। ज़िबिया इसे देखती रही। इन सबको जल्द पता लग जाएगा कि क्या हुआ था। MH370 कॉकपिट 2:21 AM MYT। खिड़की के बाहर बैठी चीनी बिजनेस वूमेन लिया को कानों में उठती चुभन शिद्दत से महसूस हुई। इसने बेध्यानी में सीट की गद्दी को जकड़ लिया। 2 बेटियों का अखबार पढ़ता बाप इन आपके हथेली से माथा मसल से सर दर्द को कम करने की कोशिश में था। 10 सुइयों की तकलीफ इसके सर की पिछली तरफ जन्म ले रही थी। एक औरत का 5 साला बेटा मूवी के दरमियान पेशाई से जमाइयाँ लेने लगा था, जैसे इसका जिस्म ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की जुस्म में हो। अकाए इनकी सांस अब भी मुकम्मल बाहर नहीं हो पा रही थी। इसने सीट की पुष्ट से सर टिकाते आंखें बंद करके इनहेलर से दोबारा मुंह जोड़ा। ज़िबिया इसे देखती रही। इनके बराबर और आगे वाली कतार में बैठे मुसाफिर ने कमज़ोर दिल निगाहें आपस में मिलाई। सबको कुछ बदलता महसूस हो रहा था। हवा पतली हो रही थी और इसकी मिकदार कम से कम तर। जहाज़ की खारजी दरीचे पूरे खुले हुए थे, जिनके बायस शताबी से ऑक्सीजन तैयारी से रफू हो रही थी। किसी को इस बात की खबर नहीं थी सिवाय इस एक के। ज़िबिया ने भी आसपास नजरें दौड़ाईं। इसकी अब्रू पेशानी और घबराहट में जुड़े थे। ये क्या हो रहा था? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ कैप्टन राबे आदम स्पीकिंग। ज़िबिया का दिल यकदम ठहर गया।
कैबिन में मुसाफिरीन ने सर ऊपर उठाए और दीवार के साथ नस्ब से स्पीकर को देखा, जहां से वो धीमी और पेशावराना आवाज़ इनसे मुखातिब थी। परवाज़ में एक मामूल की चढ़ान जारी है। आपकी हिफाजत के मफाद में हम ऑक्सीजन मास्क तैनात करें हैं। बराह करम अपने मास्क पहन लें और हमारे फ़्लाइट अटेंडेंट की रहनुमाई पर अमल करें। अपने कलमात सुनाकर आवाज़ ओझल हो गई। ज़ीनिया चंद साने और इस स्याह स्पीकर को देखती रही। इसकी आंखों में खालीपन था, इतना कि वह जज्बात से लबालब रखती थी। इसका खुमार जल चकनाचूर हुआ जब इसे अपने सर के बालाए कैबिनेट से ऑक्सीजन मास्क उतरते नजर आए। इसके इर्द गिर्द भी मुसाफिरीन तंग तासुरात और भारी दिल से मास्क को अपने मुंह पर चढ़ा रहे थे। सबको अपनी हिफाजत खुद करनी थी। जैसे ऑक्सीजन मास्क से नीस्त होते ही अलामती सुर्ख बत्तियों ने अपना जाल बिछाया। क्रिम्सन रंग मुतफक्किर चेहरों पर वाज़े हुआ। हरकत करते हाथ, सुस्ती से चलते मुंह, मास्क की डोर को खींचती उंगलियां और इसके पीछे छुपाई गई एक एक सांस। 239 जाने। आपकी फ़्लाइट अटेंडेंट कदम कदम सबको अपने मास्क पहनने में मदद कर रही थी। ज़ीबिया ने चेहरा मोड़कर अकाई को देखा। इसके गाल रंग बदल चुके थे और सांसें बेज़ाब्ता थीं। इसके दिल को 2 कड़ियाँ लगीं। अकाई, तुम ठीक हो? तुम्हारी हालत ख़राब लग रही है। इसने आगे झुकते इसका जायजा लिया। वो दमा का मरीज़ था और ये बात ज़ीबिया बखूबी जानती थी। सीढ़ियाँ अबूर करके या भारी सामान उठाकर वो 2 से 3 मिनट तक सिर्फ अपनी सांस बहाल करता था। इसने ज़ीबिया को बताया था कि बहुत सारी जायदाद के संग वो बीमारी भी विरासत में इनायत की गई थी। वो असद से मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, बस सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है। तुम मास्क पहनो। आखिर में इसके अल्फाज कटमट हो गए। ज़ीबिया मुतमईन नहीं हुई थी। इसने हाथ बुलंद करते खाने से अपना ऑक्सीजन मास्क आज़ाद किया और मुंह के करीब लाई। फ़्लाइट अटेंडेंट इनके करीब पहुंची तो ज़ीबिया ने एक लम्हा नहीं लगाया कॉल का बटन दबाने में। यूनिफॉर्म के नीले ड्रेस और हिजाब में मलबूस 5 फीट 2 इंच की आयशा अब्दुल करीम ताबीदारी से इन तक आई। अकाई को आपकी मदद चाहिए, इसने सरगोशी में इशारा करते कहा। सुर्ख बत्तियों वाले कैबिनेट से अपना मास्क उतारते अकाई ने इसे बाकायदा तौर पर घूर कर तंबी की। ज़ीबिया, मेरा इन्हेलर मेरे पास है, मैं ठीक हो जाऊंगा। फ़्लाइट अटेंडेंट ने तवज्जो इसकी जानिब की। सर, हमें मदद करने दीजिए, हमारे पास मेडिकल किट और इजाफी ऑक्सीजन मौजूद है। आपका आराम हमारी तरजीह है। इसे बदतहजीब लग रहा था। 250 लोगों में अपने आप को खसूसी अहमियत देना। कोई मसला नहीं, मैं ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा इन्हेलर तो है ही। इसने सांस में तंगी इसके अल्फाज में से आया थी। इसने ऑक्सीजन मास्क सर के पीछे खींचा और नाक और होंठों के गिर्द फंसा लिया। ज़ीबिया ने इसका बाजू छोड़ा। प्लीज़ अकाई, इन्हें मदद करने दो। सफ़ेद ऑक्सीजन मास्क के पीछे इसकी पूरी आंखें इल्तमास से घिनी थी। अकाई का दिल बेतरतीब हुआ। इसने बस आहिस्ते से सर इस बात में झुका दिया। आयशा जल्दी इन तक वापस आ चुकी थी। इसके हाथ में एक ट्यूब जैसा आला था जिससे वो ऑक्सीजन के छोटे पोर्टेबल सिलेंडर के साथ थामी थी। सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा अनानास कैनोला से जुड़ा था जिनसे ऑक्सीजन बहकर ट्यूब में दाखिल होती थी। मास्क हटाइएगा। आयशा आपके तरतीब से कैनोला इसकी नाक के गिर्द लगा रही थी जिसका दूसरा हिस्सा सिलेंडर से मुंसलिक था। ट्यूब फिक्स करके वो पीछे हुई तो अकाई ने ऑक्सीजन मास्क के ऊपर चढ़ा लिया। आपके ऑक्सीजन का बहाव कुशादा था। फ्लाइट अटेंडेंट चली गई तो ज़ीबिया इससे मुखातिब हुई। कैसा महसूस हो रहा है? जहर लगता है मुझे कैनोला, इसने संजीदगी से कहा तो ज़ीबिया गड़बड़ा गई। बचपन में जब दमा का अटैक होता था तो अस्पताल जाना पड़ता था। अम्मा को लगता था मुझे कुछ हो गया कि मैं मर जाऊंगा। वहाँ मेरे कैनोला लगाते थे, इससे सिर्फ दर्दनाक यादें वाबस्ता। आई रियली हेट ज़ीबिया। इसने अध खुले लबों से इसे देखा, फिर हमदर्दी से इसकी कलाई का ऊपरी हिस्सा सहलाया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। इसकी आवाज़ खामोश थी। अकाई के दिल को ठेस पहुंची। ऐसे मत कहो, मैं मुस्काना बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं इस कैनोला में मर जाऊंगा। पर क्या वो ज़ीबिया को ये कह सकता था? वो क्या सोचेगी? एक 29 साला मर्द अपने बचपन के एक बात को ट्रॉमा बनाए बैठा था, वो नहीं बता सकता था। इसने थक कर थोड़ी झुकाई। उंगलियाँ हवा में थीं जैसे वो अपनी कलाई के ऊपर रखें। ज़ीबिया के हाथ को थामना चाहता हो मगर कुछ इसे रोका रखा था। लेकिन इसने इसकी कलाई पर ज़रा सी कुव्वत लगाई, इसे बोलने का इशारा किया। अकाई ने इसे देखा। सफ़ेद मास्क के पार बनती भाप और मुंतज़िर नज़रें। क्या वो भी इसका इंतज़ार करती थी? क्या वो भी इसके लिए ठहर जाया करती थी? लेकिन ये सब फजूल है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बचपन था। वो मास्क के पीछे मुस्कुराया। ज़ीबिया इसे देखती रही, फिर सर हिलाकर हाथ दूर कर लिया। अकाई ने उंगलियां नीचे की और अपनी कलाई के इस हिस्से को छुआ जिससे चंद सानिये पहले वो पकड़ी थी। इसकी पोरों की तपिश अब भी वहाँ थी। ज़ीबिया अपना मास्क लगाए छत पर लगी बत्तियों को देख रही थी, सुनहरी और सफ़ेद, लेकिन ऑक्सीजन मास्क के साथ उतरे सुर्ख अंगारे अब इनमें घुल से गए थे। छत पर साए आगे पीछे होते, कोई मुसाफिर उठता तो कोई बैठता, साए आते और चले जाते। भूरी आंखों की सफ़ेदी में लाल नुक्ता वाज़े होता, इसके माथे की सलवटें सिमट जाती। इसने आंखें मूंद ली और ख्वाहिश की कि जल्दी ऑक्सीजन का बहाव भरपूर हो जाए, क्योंकि ख्वाहिशात और इंतज़ार में इस बुद्धू लड़की का कोई मुतसाद न था। इसके कान MAC 70 से वक्तन मुनक़ता हुए। ज़ीबिया यमीन को इसके माजी ने आन घेरा था। हाल से 7 साल कबल। It all started when an alien device did what it did. अदा बच्चे, आवाज़ कम करो। रुबाब की डांट। मौना, अभी ने तेज़ किया है। फ़ौरन एहतजाज। अभी आवाज़ कम करो। फ़ोन के कीपैड पर टिक टिक करती उंगलियां। बदले में गाड़ी के स्पीकर की आवाज़ धीमी कर दी गई थी। अब के बेंटन का गाना मध्यम सुर से रवां था। यहाँ से राइट था या लेफ़्ट?
ड्राइवर सीट पर नशिश राबे ने इस्तफसार किया। इसकी उंगलियां चमड़े के स्टीयरिंग व्हील के गिर्द लिपटी थीं और गोद में 4.5 साला अदा सुर्ख सफ़ेद जंप सूट में मलबूस पुरशौक से बैठी थी। इसकी नन्ही गोल कलाई के गिर्द बारबी की घड़ी थी और नरम लटें खुली हुई थीं। मुझे क्या पता तुम दोनों बहन भाई लाए हो। पैसेंजर सीट पर बैठे मुर्तज़ा ने फ़ौरन जान छुड़वाई। राबे ने होंठ चबाते गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की और नज़रें बैक व्यू मिरर की जानिब की। आपा, रास्ता याद आ रहा है यहाँ से? मुझे याद है, एंड में लेफ्ट था। बस ये जंगल दिमाग घुमा रहे हैं। 2-4 साल पहले से मुख्तलिफ हो गया है सब। वो रुबाब के जवाब का मुंतज़िर था, जो बटन दबा कर अब फ़ोन कान पर किए थी। मुझे नहीं पता, अम्मा को कॉल करने दो। इससे नाक से मक्खी उड़ाई। रामी ने दोनों मियाँ बीवी को खड्डे में डाला और रफ्तार तेज़ की। नेतियो अंगसा इलाके में वाक़ जेनेटिंग हाईलैंड्स की हवाएं पहाड़ियों की ऊंचाई से केशिनासी करते हुए ताज़ा और कड़क थीं। गहरे स्याह रंग की होंडा ओडिसी की खिड़कियों के ग्लास नीचे थे धुंध से चूमी पहाड़ियाँ और सब्ज़ो शादाब हरियाली का मंजर पेश करते। राबे के भूरे बालों के दरमियान हवा ने गांठ लगाई। वो सारी तवज्जो रास्ते पर मरकूज़ किए सामने देख रहा था। अदा ने मुस्कुराती निगाह के साथ थोड़ी ऊपर की और इसका बाल सहलाया। बाप बराबर में था, लेकिन अफसोस, कभी तो इसका अभी की गोद से उतरने का मन हो। गुड़िया, सामने देखो, इसने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। बैक सीट में दूसरी तरफ शीशे की जानिब रुख किए ज़िबिया आंखों के आगे खुलती वादियों के लुत्फ़ उठा रही थी। देवदार की खुशबू और सूखी हुई शबनम के कर्ज, कुरमजी रंगी झाड़ियाँ और ऊपर नीचे होती राहें। वो अपने मुल्क के इस इलाके में इससे कबल कभी नहीं आई थी। स्याह जुल्फ़ें हेयर टाई के बगैर आज़ाद थीं और धीमी हवा में सरसरा रही थीं। इसने सफ़ेद और नीले रंग की कमीज़ पहनी थी, साथ ही डेनिम की जीन्स और गले में से सफ़ेद स्टॉलर। कानों में सफ़ेद दिल वाले छोटे स्टड चमक रहे थे। क्या है, अम्मा फ़ोन नहीं उठा रही? रबाब ने फ़ोन कान से हटाते ऐलान किया, फिर बराबर बैठी ज़िबिया की तरफ देखा। तुम अपनी खाला को ट्राई करो, दोनों साथ ही होंगी, कोई एक उठा ले शायद। ज़िबिया ने हामी भरी। ब्राउन वॉलेट से फ़ोन बाहर निकाला और स्क्रीन ऑन की। आई वॉन्ट जूस। अचानक अदा ने सर हिलाते राबे की तरफ देखा और मासूमियत से आंखें गोल की। अबे विल बाई यू ऑल द जूस इन द वर्ल्ड। इसने नरमी से सर पर बोसा देते कहा तो रुबाब ने बेटी के हेलो किटी वाले बैग को खंगाला और 3 किस्म के जूस आगे बढ़ाए। ये सब जूस तुम्हारे ही हैं, इन्हें पियो, अभी के पास बहुत पैसा आ रहा है, बड़ी बहन पर लगाएगा। अदा ने तो जूस लिए भी नहीं। राबे ने जवाब देने को मुंह खोला, लेकिन ज़िबिया के लिए खामोश हो गया। नहीं जा रही कॉल, यहाँ वहाँ होंगी खाला, इसने इतला दी। तो ठीक है ना, कर तो चुके हैं 2 बार कॉल, एक बार क्रैक हाईवे पर की थी, एक बार अभी जेंटिंग सेंपा पर। मुर्तज़ा ने इत्मीनान दिलाया। रुबाब नाखुश थी। अम्मा को साथ आना चाहिए था हमारे। आप मेरी माँ को सांस की कमी से मारना चाहती हैं? रुबाब ने तुरंत सिरा पकड़ा। तुमसे पहले मेरी माँ है, तुमसे पहले 7 साल तक वो सिर्फ मेरी ही माँ थी। रुबाब भी भूखी शेरनी की तरह लपकी। ज़िबिया इनकी बहस देखकर मुस्कुराई। हाँ, लेकिन इसको उन्होंने मुझसे आया है, तुम दोनों ज़िबिया को बोर कर रहे हो। मुर्तज़ा ने बाहर देखते तबसरा दिया तो गाड़ी में सन्नाटा छा गया। अपने नाम पर ज़िबिया ने घबरा कर आगे देखा। बैक व्यू मिरर में हेसर आंखें इस पर थीं। इसका दिल ज़ोर से धड़का। तुम बोर तो नहीं हो रही ज़िबिया? देखो इस मीठी छुरी की असलियत, कितनी बदतमीज़ी करता है बड़ी बहन के साथ। इसकी चिकनी चपड़ी बातों में मत आना। रबाब ने इसके बाजू में बाजू डालकर सर इसके कंधे पर रखा। ज़िबिया मुस्कुरा दी। ज़िबिया नहीं सुनती ऐरे गैरों की। ड्राइवर का अंधा एतमाद इसकी मुतमईन मुस्कुराहट में आया था। रबाब ने घूर कर इसे देखा। वही कह रही हूँ। फिर ज़िबिया की तरफ चेहरा किया और इसकी थोड़ी छुई। मुझे देखो ज़िबिया, ऐरे गैरों। तिरछी निगाह सामने डाली कि मत सुनना। राबे ने होंठ काट कर मुस्कुराहट रोकी और ज़िबिया के गाल गुलाबी ढले। अदा को अपने भुला दिए जाने का गम खाया जा रहा था। वो अचानक राबे की टांगों के दरमियान खड़ी होकर बाल बिगाड़ने लगी। कब आएगा पार्क? कक ये आपके अभी बताएंगे। मुर्तज़ा ने एक हाथ से इसका हाथ थामा और दूसरा कमर के गिर्द फंसाकर इसे अपनी सीट में उठा लिया। सामने देखो सब। राबे ने स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां चलाते गौर से कहा। सबकी मुंडियां आगे को मुड़ी। वो दूर बिल्डिंग नज़र आ रही है, कलरफुल सी। अदा ने जोशीले अल्फाज में बोला। बिल्कुल, इस कलरफुल बिल्डिंग में जा रहे हैं हम। इसने फ़खरी ऐलान किया। ज़िबिया की आंखें अब भी विंडशील्ड के पार का रास्ता देख रही थीं। धुंध में जकड़ा टूटी फूटी राहों और घने दरख्तों के साए में पिछाड़ रिजॉर्ट, तफरीहात का शहर जेनेटिंग हाईलैंड्स। इसका नाम क्या है अदा? याद है कल अभी ने बताया था। राबे ने सवाल करते एक और नज़र बैक व्यू मिरर पर डाली। ज़िबिया ने चेहरा मोड़कर बाहर देखा। गाल दहक रहे थे। उफ, भूल गई। कल जब मूंगफली खाते वक्त अभी को ज़िबिया की खाला का मैसेज मिला था कि ज़िबिया को इजाज़त मिल गई है और मूंगफली छिलका समेत इसके गले में अटक गई थी। रुबाब और मुर्तज़ा ने हंसते हुए आपस में ताली पीटी। राबे का दिल किया चलती गाड़ी से कूदकर जान दे दे। ज़िबिया ने खामोश नज़रों से आसपास देखा, फिर अपनी गोद में बैग की स्ट्रैप को आगे पीछे करते एक नरम मुस्कुराहट इसके गुलाबी होंठों पर बसार थी। नहीं याद? अब तो अभी भी भूल गया होगा। मुर्तज़ा ने आखिरी कील ठोंक कर बात ख़त्म की। हम फर्स्ट वर्ड होटल जा रहे हैं, इसने बेटी के कान पर प्यार करते बताया। बकिया पूरे सफ़र राबे की निगाहें रोड से टस से मस नहीं हुई। अभी के लिए इतनी शर्मिंदगी काफ़ी थी। ज़िबिया ने पैर नीचे करने चाहे तो इसने इसकी सीट पर हल्का सा खटखटाया। वो पीछे हुआ। अपनी सीट आगे कर ले, मेरे पैर फंस रहे हैं। सीट के नीचे हाथ डालते इसने स्विच दबाया और इसे ऊपर खींचा। ऑल गुड? कंधे के ऊपर देखते सवाल किया तो ज़िबिया मुस्कुरा दी। जी। राबे आगे झुकने लगा तो इसने माथा इसकी सीट से टिकाते सरगोशी की।
आप वाकई इतने खुश हैं कि मैं आई? राबी ने नज़र बराबर में दौड़ाई। रुबाब अपने शौहर को मैगजीन से इनके दुबई वाले घर में डालने के लिए फर्नीचर की तस्वीर दिखा रही थी और मियाँ साहिब हाल और सूरत सब छोड़े सिर्फ कीमत की जानिब मतवज्जा थे। अदा हर चीज़ को पिंक लेप देने पर संगे आसा थी। ऐसे खतरनाक सवाल ऐसी खतरनाक जगह मत पूछो, वो कहते आगे झुका, एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील थामा और दूसरा खुली खिड़की के किनारे जमा लिया। अजीबिया मुस्कुराकर पीछे हो गई। इससे अपना जवाब मिल गया था। 15 मिनट और लगे थे इन्हें इस रंगों में घिरे होटल तक आने में। फर्स्ट वर्ल्ड होटल 2015 तक गिनीज बुक में माना गया दुनिया का सबसे बड़ा होटल था, जिसके 2 टावर्स और इनके अंदर 7,315 कमरे तामीरशुदा थे। कोसे कज़ा के 7 रंग इसके उफ़क़ कद बिल्डिंग को घेरे थे। रुई जैसे शिफाफ बादल और हवा की खस्ता मिठास। वो वाकई रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक वक्फ़ा था। स्केप होंडा ओडिसी का दरवाज़ा खोलते सबसे पहले रुबाब ने कदम बाहर जमाए और छोटे भाई की लाख टोकने के बावजूद इसी शान से दरवाज़ा ठोक कर बंद किया। राबी ने जब से आंखें मीचनी, मेरी गाड़ी। ज़ीबिया हंसी रोकते बाहर निकली। कैमरा इसके गले में था और लाल भूरा वॉलेट हाथ में। रुबाब तक कदम उठाते इसने अपने गिर्द के माहौल की बान पड़ना चाहा। इतनी शीरीं हवा इसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। पापा राइड्स। अदा अपने बाप का हाथ खींचते दूर थीम पार्क की जानिब बढ़ने पर अटल थी। मेरी 3 फीट की माँ, बाप को नहा तो लेने दो। 2 घंटे से इस घोड़ा गाड़ी में बैठा हूँ, हड्डियाँ जवाब दे गईं। वैसे पब्लिक सर्विस मैसेज है कि आप दोनों वापस सचमुच की घोड़ा गाड़ी में ही जाने वाले हैं। मेरी गाड़ी इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेगी। चाबी से ट्रंक खोलते राबी ने नाराज़गी का इजहार किया। इसने क्रीम कलर शर्ट और सफ़ेद ट्राउज़र पहने थे, साथ ही भूरे टिम्बरलैंड। छोटे कटे बाल माथे पर गोल हुए थे, मध्यम हवा के ज़ेरे असर हरकत थे। सब अपनी काल कोठरी समेट लें। वो ट्रंक खोलकर रुबाब और मुर्तज़ा को इनके बैग देने लगा, जो रुबाब भी मुर्तज़ा को ही दिए जा रही थी। क्या है भाई, कुछ तुम भी उठाओ, आज के ज़माने की औरत मजबूत है। इसने मुंह में जोड़े कहा। शोहर को बीवी के बैग उठाने चाहिए, वरना 2 लड़कियां क्या करेंगी शादी करके। वो स्याह शेष चढ़ाते अदा का हाथ थाम कर आगे बढ़ गई। मुर्तज़ा को एक लम्हा लगा इसका बयान इदराक करने में। फिर इसने लब खोलते इसे हैरत से देखा और पीछे चल दिया। ज़ीबिया अपना बैग पैक लेने आगे बढ़ी तो राबी इसके और ट्रंक के दरमियान खड़ा हो गया। वो अचानक रुकी, आंखें हल्की सी बड़ी हुई। पूछो अब। इसने बाजू सीने पर बांधे। क्या पूछूं? अपना खतरनाक सवाल। इसने दावत दी। इरादा बदल लिया। वो मुस्कुराकर किनारे से बैग लेने लगी तो इसने डिग्गी का दरवाज़ा नीचे किया, मगर मुकम्मल नहीं। ये सिर्फ इसे रोकने के लिए था। तुम आज आई, ये मुझे अच्छा लगा। तुम मुझसे हम कलाम हो, ये मेरे लिए एक हसीन घड़ी है। लेकिन तुम जेंटिंग हाईलैंड्स की वादियों में मेरे सामने खड़ी हो, ये मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। ज़ीबिया। हेज़ल आंखों में तशक्कुर था, चाह थी, भूरी आंखों में रश था और बस भी। इसने जवाब में सिर्फ थोड़ी झुका दी। राबी दरवाजे से दूर हुआ, इसका सिर्फ बैग बाहर निकालकर कंधे पर टांगा। क्या कर रहे हैं? वो फिक्रमंद हुई। तुम्हारा बोझ उठा रहा हूँ, इसने मुस्कुरा कर बताया और गाड़ी के दरवाजे चेक किए। ये आपका फ़र्ज़ नहीं है। वो पीछे पीछे लपकी। राबी ने कदम होटल की एंट्रेंस की जानिब थे। इसने रास्ते में पल भर रुक कर इस लड़की को देखा, फिर हल्का सा हंस दिया, जैसे इसकी बात से तिल तक महसूस हुआ हो। हाँ, अभी नहीं है, लेकिन कभी तो होगा। वो एक कदम आगे आया और सादगी से मुस्कुराया। और बहुत जल्द होगा। सरगोशी में बात जारी रखी। मैं दुआएं करता हूँ। ज़ीबिया जहाँ थी वहीं थम गई। भूरी आंखों की कड़ियाँ हेज़ल आंखों से जुड़ गईं। ज़िंदगी की तपती सिल पर इस मर्द का साया इसे कैसे छाँव बख्श गया था। जेनेटिंग हाईलैंड्स का इंडोर थीम पार्क रश और शोर में यकसां डूबा हुआ था। तेज़ रोशनियाँ हर सू उजागर थी। मुतहरिक रंगों में घिरे फर्श पर मुख्तलिफ खानदान यहाँ से वहाँ सफ़र कर रहे थे। वो जानदार सरगर्मियों की अलग ही दुनिया थी। नौखेज़ बच्चों से लेकर बूढ़े और नौजवान सब तफरीही शहर का इसी तरह हिस्सा बन जाते कि उम्र सिर्फ एक अफसाना नुमाया होती। एक के बाद एक सवारियाँ अपने कद आवर ढांचों के साथ इस्तादा खड़ी थीं। दिन की रात में बदलते ही दिलसमाती तौर पर नियॉन लाइट्स पार्क को हर सू रोशन कर चुकी थीं और सनसनी के मतलाशियों की मध्यम चीखें और हंसी ठट्टा हवा में बुलंद थे। इंडोर पार्क में 3 अक़साम की राइड्स ली जा सकती थी। थ्रिल राइड, जिसमें बुलंदो बाला रोलर कोस्टर कशिश शकल के मुखालिफ करते मेहमानों को दम तोड़ देने वाली ऊंचाई के नज़ारे करवाते। दूसरी फैमिली राइड फ्रेंडली सवारियाँ जिनसे ख़ानदान का हर फर्द हिज़्ज़ उठा सकता था। और तीसरी बच्चों के लिए बनाई गई बामुरव्वत और धीमी रफ्तार सवारियाँ। अरे कुछ नहीं होता तुम्हें। टावर राइड के पास खड़ी रुबाब किसी से कह रही थी। स्याह बेसबॉल कैप के नीचे इसके भूरे बाल खुले थे और सफ़ेद टी शर्ट पर फ्लेनल शर्ट पहनी थी। मुट्ठी भर पॉपकॉर्न फांकते इसके लब हरकत में थे। मैं इंतज़ार कर लूँगी, आप लोग हो आए। ज़ीबिया गैर मुतमईन लगती थी। इतनी ऊंचाई, इसका तो सर चकरा रहा था इसे देखकर ही। रुबाब ने आंखें सकोड़ कर इसे देखा। चुप करके चलो, अभी तुम्हारा टिकट भी ले रहा है। हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। अदाब आपके साथ है तो प्लीज़ मुझे मेरी ढलती जवानी इंजॉय करने दो। इसने पॉपकॉर्न वाले हाथ साफ़ करते इसकी कलाई थामी। मैं नहीं जा सकती, आंखों में शराब था। आप और राबे ले लें, मैं तस्वीर बना लूँगी आपकी। इसने कैमरा दिखाते लालच दी। खड्डे में डालो अपना कैमरा, मुझे तुम चाहिए हो, एक ही तो दोस्त हो मेरी। रुबाब ने सर इसके कंधे से निकालते इल्तिजा की। ये लें। क्रीम कलर शर्ट पर इसने आपके मैरून रंग की लेदर जैकेट पहन रखी थी। इसके पास रुबाब की जानिब बढ़ाया तो ज़ीबिया ने सर उठाकर इसे देखा। दाएं कान में चमकता मोती और जबड़े की तीखी लकीर। 25 साला राबे इतना ही पुरकशिश था जितना किसी और उम्र में।
अनलिमिटेड है, ये सारी राइड्स फ्री हैं इसके साथ। इसने ज़ीबिया को इसका पास देते बताया, तुम पास छोड़ो, अपनी पड़ोसन को संभालो, ये फ्री हो रही है, कह रही है नहीं जाएगी राइड पे। रुबाब ने शिकायतों की पटारी खोल डाली। ज़ीबिया ने शर्मगी होकर आंखें चुराईं। राबी ने चेहरा मोड़ कर इसे देखा। ऐसा क्यों? डर लग रहा है ऊंचाई से, रुबाब ने इसके बदले जवाब दिया। ज़ीबिया ने घूर कर इसे देखा। राबी एक पल के लिए हैरानी में खामोश हो गया। पहले अपनी बहन को देखा, फिर इसे, और फिर वो हंस दिया। चंद लम्हात हंसता रहने के बाद इसने ज़ीबिया को देखा, आंखों में नरमी थी। तुम ऊंचाई से डर रही हो, एक पायलट के सामने? ज़ीबिया ने अटल रहना चाहा। हाँ तो मुझे क्या पता, आप पायलट हैं, आपका दिल करता है ऊपर उड़ने का, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। पहली बात, मैं पायलट हूँ, परिंदा नहीं, मुझे ग्रेविटी की वजह से नीचे आना पड़ता है। परिंदों का अच्छा, मस्त चलते जाओ। अब भी चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हाँ तो कोई परिंदा इतना पागल नहीं होता मेटल के रोड में खुद को फंसाकर झूले ले। इसने बैग की स्ट्रैप को छेड़ते बहस जारी रखी। रुबाब के पॉपकॉर्न खत्म हो गए तो इसने राबे से इसका कॉर्न डॉग लेते इसमें दांत गाड़े। ये आपके लिए नहीं था, इसने सुकून से टोका। रुबाब ने नवाला चबाते इसे देखा। हाँ देखो, मैं फिर भी खागी, किस्मत भी क्या चीज़ है ना। आप लोग जाएं प्लीज़, वो अपनी वजह से इनका ट्रिप ख़राब नहीं करना चाहती थी। जाएं भाई, आपा जी भी आपसे तंग हो रही है। राबे ने दांत दिखाते करीबी सीट पर तशरीफ रखी। रिबाब ने निशाना लिया और कॉर्न डॉग की डंडी इसको टिका के मारी। मैं अकेले क्या करूँ, छोड़ो, मैं थर्ड व्हील करती हूँ। राबे के बराबर टांगे जमा कर बैठ गई। छोटे भाई ने सबसे आंखें खोल बंद की और ज़िबिया को देखा। ज़रा आसपास नजरें दौड़ाओ, इनके मियाँ दिखाई दे रहे हैं। ओ ज़िबिया, तुम्हें पता है ये लेदर जैकेट मेरे कहने पे पहनी है? इसने कह रहा था आपा आज कुछ दबंग सा निकाल दें, आज अच्छा लगना है। अच्छा बस। राबी ने इसके मुंह पर हाथ रखना चाहा। रबाब ने इसकी उंगलियां काट कर बात जारी रखी। पायलट ने सिसकी लेकर हाथ दूर किया। प्यारा लग रहा है ना मेरा भाई, एक बार तारीफ कर दो, वरना ये पूरी रात वक्फे वक्फे से मुझसे। राबे इसे चिमटी काट रहा था। मुझसे पूछेगा, मैं ठीक नहीं लग रहा था, बड़ा एनोइंग है मेरा बेटा। गुलाबी गालों के साथ इसने जेबों में हाथ डाले। राबे को देखा जो ठंडी सांसें लेते इसे छोड़कर हर जगह देख रहा था। रुबाब अपने नाम पर वो सीधी होकर बैठी दूर गेट के पास खड़ा मुर्तज़ा तफ्तीश में इसे देख रहा था। इसने उठकर कंधे उचकाए तो मुर्तज़ा ने एक उंगली से अदा के पैरों की जानिब इशारा किया, जहां लाइटों वाले जूते में से एक गायब था और गुलाबी मोजे मिट्टी में अटे भरपूर नुमाइश पर थे। कहाँ फेंक कर आ गई ये? रबाब तीर की तरह इस जानिब लपकी। इसके जाते ही बारीक सकूत ने इनके दरमियान जगह घेर ली। पाक की सुनहरी रोशनियाँ इन दो नफूस पर वाज़ेह थीं। सर झुकाए बैठा पायलट छोटी उंगली में फंसा चांदी का छल्ला आगे पीछे कर रहा था। भूरे बाल हल्के बिखरे थे। इसके सामने खड़ी लड़की की स्याह घुंघरियाली लटें ठंडी हवा के साए फड़फड़ा रही थीं। ज़िबिया ने मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा। आप अच्छे लग रहे हैं। हेज़र आंखों वाले की उंगलियां थम गईं। गाल पर बेख्तियार गाढ़ी सुर्खी बिखरी। शुक्रिया, इसने खामोशी से जवाब दिया, थोड़ी झुकाए रखी। ज़िबिया की मुस्कुराहट गहरी हुई। घुटनों के बल झुकते इसने इसका करीबी जायज़ा लेना चाहा। आप शर्मा रहे हैं यार, रहम खाओ। वो हंसकर खड़ा हुआ और गाल छुपाते आगे बढ़ गया। ज़िबिया भी ज़ोरदार हंस पड़ी और बैग के पट्टे में बाहें फंसाए इसके साथ चलती। इन लिमिटेड सवारियों का पास इसकी हथेली में कैद रहा। हाल जगह कॉकपिट 2:25 AM। ऑक्सीजन सेंसर की तरफ नजरें मोड़ते कैप्टन ने जहाज़ में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार जांची, जो होले होले घट रही थी। आउटफ्लो वॉल्स अब तक मुकम्मल खुली थी और तैयारी की चढ़ान कायम थी। इसने थ्रोटल कॉर्डन को थामे निगाह इस पर जमाए रखी। दांत होंठों में गड़े थे। अब तक इसे पैसेंजर कैबिन के पार से किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी। किसी फ्लाइट अटेंडेंट ने ऑक्सीजन की कमी पर सवाल नहीं उठाए थे। हालांकि मामूल की चढ़ान के दरमियान ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल गैर मुतवक्का था। किसी ने राबे आदम से सवाल नहीं किया था, कोई कर ही नहीं सकता था। इसने उम्मीद की थी कि अब तक सारे मुसाफिरीन ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए होंगे, इस सोच के साथ कि अब वो महफूज थे, हर खतरे से खाली। इनकी सांसें बहाल थीं और सफ़र गामजन। चंद और घंटों की बात थी और वो अपनी मंजिल बीजिंग की सरजमीन पर कदम रख पाएंगे। इसने भी तो 5 साल पहले यही गुमान किया था, इंडिया के आसमानों में परवाज़ डाले। इसने भी तो कुआलालंपुर तक का फैसला मिनटों और मीलों में नापा था। और क्या गलत किया था? वो फासला ही सब मिनटों और मीलों में नहीं, अजियतनाक रातों और बिन बुलाए दिनों में नापना चाहिए था। तोहमतों और इल्ज़ामात में रंगना चाहिए था। खून थूके रिश्तों और चबाई हुई मोहब्बतों में लिखना चाहिए था। क्या गलत किया था इसने? आखिर क्या गलत किया था इसने? शायद कुछ नहीं। ज़िंदगी आपको हमेशा कहीं चूक जाने की बात नहीं आजमाती, वो आपको आजमाती है और चूक जाना आपके हाथ में होता है। गम और गरूर एक ही सिक्के के दो मुंह हैं और इंसान को अपनी तकदीर का चुनाव इनके दरमियान तलाशना था। यही था परवाज़ का दस्तूर और नज़ूल का मामूल। त्यारची मास्क इसके लबों के गिर्द कसा था। इसका मुकम्मल चेहरा छुपाए हुए स्याह बालों को पार हटाए कॉकपिट में बैठे पायलट ने हेसल आंखें झपकी और नीली सुर्ख जगमगाती बत्तियों पर निगाह रोशन की। ऑक्सीजन सेंसर तैयारे में तखफीफ होती हवा की शिनाख्त कर रहा था। 239 जानों की सांसें एक ही टैंक से जुड़ी थी। क्या मुसाफिरीन को वाकई लगता था ऑक्सीजन मास्क इनका मसीहा था? क्योंकि कोई इन्हें बताता। हवाई जहाज़ में मुसाफिरों के लिए फ़राहम किए गए वो ऑक्सीजन मास्क 15 से 20 मिनट का अहम दौरानिया पेश करते थे और हम पहले ही इन कीमती घड़ियों में से 5 मिनटों की खुशकिस्मती जी चुके हैं। जगह पैसेंजर कैबिन 2:27 AM।
खिड़की के दरमियान बैठे अकायर को अपनी सांस फंस फंस कर आती महसूस हो रही थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि बेशतर कतारों के दरमियान बेआरामी अपनी जगह बना चुकी थी। इसने आंखें खुल बंद करते बेइख्तियार उंगलियों की पोरों से मांस छुआ। इसके नीचे लगा किनौना अब भी फिट था, हालांकि वो औरों के मुकाबले इजाफी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा था। एक दमे का मरीज होने के लिहाज से ये अब भी कम ही थी। इसने अचंभे से चेहरा आगे पीछे घुमाया। राहदारियों के इस्लाम में टहलती फ्लाइट अटेंडेंट सब मुसाफिरीन का जायजा लेते मशगूल थी। हर उम्र, सिन्फ और जात पाक्श के लोग लब और नाक सफ़ेद मास्क तले छुपाए प्लेन के नॉर्मल होने का इंतज़ार कर रहे थे। कब सब नॉर्मल हो और वो जीना शुरू करें। कुछ मसला है? सीबिया ने इसकी परेशानी नज़रों का ताक़ुब किया। सुरमई आंखों ने पल भर इसे देखा, फिर दांत खटखड़ाए। बस ये क्या हो रहा है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बताया है ना, प्लेन चढ़ान पर है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। ज़ीबिया, प्लेन स्टैंड करते हैं। मुझे पता है, मैं अब तक कोई 100 से ज़्यादा फ़्लाइट्स ले चुका हूँ मुख्तलिफ एयरलाइंस की, लेकिन कभी ऑक्सीजन मास्क पहनने की नौबत नहीं आई। ऐसे मत कहो, मुझे डर लगने लगा है। इसने हल्के फुल्के अंदाज में ही सही मगर दिल की बात कह दी। अकाई ने लब काटे और सर सीट की पुर्श से टकराया। इनसे चंद नशिस्तें छोड़कर बैठी नीले कार्डिगन वाली खातून को फ्लाइट अटेंडेंट ने पानी का ग्लास ऑफर किया तो मुतसब्सिब नज़रों से इसने मना कर दिया। इसका मुंह सूख रहा था। इसके बराबर बैठे मर्द ने झुरझुरी देती उंगलियों से मास्क आगे पीछे किया। इसके बदन की पोर पोर पर कोई बोझ सा था, बिजली जैसा ताकतवर मगर रोशनी से ज़्यादा बारीक। 12वीं के तार में बैठे मुसाफिरीन में से एक 35 साला मर्द ने सर खिड़की की जानिब मोड़ा। किसी वक्त की इसकी मजबूत निगाह अब गुम सी नुमायाँ होती थी। उंगलियों की मसरूफ़ गर्दिश थम चुकी थी और गोद में रखे लैपटॉप की स्क्रीन ढलकी थी। जमाई लेता बच्चा अब अपनी माँ के सहारे टिका था, जो खुद भी बेआरामी से दो चार थी। इसकी ममता अब भी अपने बेटे की जुल्फ़ें संवारने में झलक रही थी। मुख्तसर मुद्दत के इस्तेमाल के लिए बनाए गए मास्क हौले हौले अपनी तासीर खोने लगे थे। ये तंदूर है या हवाई जहाज़? मुझे सांस नहीं आ रही। इनके अकब में बस्ती चंद सीटों में से एक कोई मर्द गुस्से से तिलमिला रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट्स की मुतज़ब्ज़िब नज़रें इस जानिब घूमी। ब्लॉन्ड बाल और हल्की बड़ी हुई शेव पर सफ़ेद टी शर्ट पहना मर्द ऑक्सीजन मास्क के पास से आंखों से शोले बरसा रहा था। कैसी घटिया सर्विस है आपकी, वो कहता हुआ सीट से उठ खड़ा था। आस पास मुसाफिरीन बेकस तमाशाई बने थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स परेशान मगर सुकून से इससे मुखातिब होना चाहती थी, जो तैश में हाँप रहा था। एक तो ऑक्सीजन पहले ही कम है, ये हाँप हाँप कर सारी पी जाएगा। अकाई ने नागवारी से सोचा। सर प्लीज़ अपनी जगह पर बैठ जाएं, आपकी सलामती हमारी अव्वल तरीन तरजीह है। आयशा अब्दुल करीम मास्क के नीचे से अलमास भरी निगाहों से इससे दरख्वास्त कर रही थी। माय फुट, आप ये फिक्स करें वरना। और जुमला मुकम्मल करने से कबल ही एक गहरी सांस के साथ वो मर्द अपनी नशिस्त पर ढह गया था। ओगल में बैठे हर फर्द ने मुंह से चीख के करीब तरीन कोई आवाज़ निकाली। ज़िब्या ने मास्क के ऊपर हथेली रखकर अपना शौक छुपाया। अकाई सर मोड़े फटी फटी आंखों से सब देखता रहा। फ्लाइट अटेंडेंट इसके नज़दीक बढ़ी। इन्हें इनकी ट्रेनिंग ने ये सब सिखाया था। इसके मुंह पर लगा ऑक्सीजन मास्क सुधारा और इसका गाल थपथपाते इसका नाम पुकारा। जल्द मर्द ने सुर्ख मतूरम आंखें झपक कर खोली। इसके चेहरे के तासुरात अब के उड़े हुए थे। सर, कैप्टन नॉर्मल कंडीशन स्टोर कर रहे हैं, आप थोड़ा वक्त दीजिए और सुकून से बैठ जाएं, इसी तरह आप अपने आप को चोट पहुंचा लेंगे। डॉन पाल वाला सुस्ती से अपनी सीट में ढह गया। कपकपाती उंगलियां मास्क थामी थीं। राहदारियों के दरमियान जलती सुर्ख रोशनियां अब भी पुरनूर थीं। करीब नशिस्त पर बैठे बिजनेसमैन ने आंखें मसल कर अपनी बिसारत साफ करनी चाहिए, मगर ये दर्द और जुबन इसकी आंखों और सर में तमाम नहीं थी। ब्लॉन्ड बाल वाले के करीब बैठी चंद माह के बच्चे की माँ ने इसे नरमी से मशवरा दिया। सब्र रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ऑक्सीजन के छूटने की सिसकारी इसके मास्क से सुनी जा सकती थी। वो तरदीदी ताकि त्यारे के मुसलसल घटते ऑक्सीजन लेवल्स की जानिब इशारा कर रही थी। अचानक पायलट की आवाज़ ने दोबारा जन्म लिया। इंटरकॉम जिंदा हुआ। मैं राबिया आदम आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने ऑक्सीजन मास्क लगाए रखें, ये आप सबकी हिफाजत के लिए अहम तरीन है। इसकी हुक्म को यकीनी बनाते फ़्लाइट अटेंडेंट दोहराने लगी। प्लीज़ एवरीवन अपने मास्क पहने रखें। मुसाफिरीन ने मुंह पर चढ़ाए मास्क उतारने का हर ख्याल तर्क कर दिया। वैसे भी कोई ये क्यों करता, अपनी ज़िंदगी तो सबको प्यारी होती है। ज़िबिया ने गोद में रखी अपनी हथेलियों को देखा। आज वो मर्द, इसके कहे गए अल्फाज सब इतना करीब होकर भी कोसों मीलों दहाइयों दूर लगते थे। वो 7 साल कबल भी इसकी ज़िंदगी की डोर थामे था। 7 साल बाद भी, 7 बरस कबल भी इसे तितर बितर होते राहों के दरमियान चलना सिखा रहा था। और 7 साल बाद भी अर्श के साए तले महफूज रखे था। वो राबिया आदम आखिर कौन था? इसका मुहाफिज, मुखालिफ, मुलजिम या जालिम? जेंटिंग हाईलैंड्स की वादियों में बीती वो शब ज़िबिया फरामोश नहीं कर सकती थी। वो याद इसे सताती थी, इसे डसती थी, किलसती थी, क्योंकि इस रात इनके दरमियान बहुत कुछ लिखा गया था, बहुत कुछ संवारा गया था। इस रात ज़िबिया यमीन और राबिया आदम के दरमियान बहुत कुछ तय पाया था।
7 साल कबल मलेशिया के सरसब्ज मनाजिर के दरमियान वाक़ पहांग की रियासत कुदरती अजायबात, भरपूर विरसे और मुतहर्रिक सकाफ़त की एक दिलकश कायनात के तौर पर उभरती है। हरे भरे जंगलात, शानदार पहाड़ियों और कदीम साहिलों के साथ पहांग दुनिया भर के एडवेंचर को अपने अंदर समो लेने पर मदऊ करता है। मशहूर तमान निगार नेशनल पार्क का घर और दुनिया के कदीम तरीन बारानी जंगलात में से एक, ये रियासत एक बेमिसाल हयाताती तनू की हामिल है। पहांग के चारों ओर रात का पहरा था। जेंटिंग हाईलैंड्स में बारिश की ठंडी बूंदें कतरा कतरा पूरी शाम बरसती रही थीं और इन्हीं के बायस पहले ही खनक मौसम और भी तरोताज़ा हो गया था। पहाड़ियों के दरमियान वाक़ दुनिया की आला तरीन आरामगाह फर्स्ट वर्ल्ड होटल के दोनों टावर सुनहरी और सफ़ेद बत्तियों में दूर से जगमगाते नजर आ रहे थे। हवा में घुली गीली मिट्टी की सुगंध और जंगलात में टपकते पानी की सरसराती पुकार, हर चीज़ रात के सकूत में बढ़ चढ़कर नुमायाँ हो रही थी। गीली मिट्टी के दरमियान सफ़ेद जॉगर्स कदम कदम अपना नक्श छोड़ रहे थे। चाप आहिस्ता थी और मिटता हुआ साया यहाँ से वहाँ हिलते वाजे, मध्यम सरगोशी और खामोश तनफ़ुस की आवाज़। गौर करो तो जॉगर्स के निशानात के साथ सड़क पर भूरे टिम्बरलैंड्स भी टिक टिक करते अपना रास्ता बना रहे थे। मर्दाना वज़नी जूते, लेकिन चाल इसकी भी सुस्त थी, पुरसकून। गहरी नीली डेनिम जीन्स पर सिलाई वाला सब्ज रंगा गोल गले का कार्डिगन पहने राबे का एक हाथ जेब में था और एक कान के साथ फ़ोन जोड़े था। इसने स्वेटर के ऊपर भूरी पफर जैकेट तानी थी। उजली रंगत ठंड के बायस गुलाबी सी दमक रही थी। लगी कॉल, बराबर चलती आवाज़ सीबिया की थी। इसने सिल्क का स्कार्फ चेहरे के गिर्द आहिस्तगी से लपेटा था, जिससे कान और सर ढके हुए थे। फर वाला कोट और नीचे गुलाबी रंग की दरमियानी ऊंचाई की कुर्ती। नो सिग्नल। राबे ने कॉल कट कर वापस मिलाई। वो दोनों धीमे कदमों से पहाड़ियों के दरमियान बनी सड़क पर मुशाबा चल रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड होटल इनसे ज़्यादा दूर नहीं था, अलबत्ता यहाँ कुछ खामोशी थी। इनके आसपास ज़्यादातर लोग टूरिस्ट थे जो तस्वीर बनाते और अपनी ज़ुबानों में पटर पटर करते आपस में लगे थे। किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स की बेशबहा तिलाई चमक एसफॉल्ट की रोड पर टूट कर बिखरे हुए थी। हाँ आपा, क्या हाल है भाई का? कॉल लगी तो इसने फ़ौरन तबीयत दरियाफ्त की। ज़ीबिया ने सुक्का सांस लेते दुपट्टा सेट किया। मौसम और थकान की वजह से मुर्तज़ा को शाम से ही बुखार चिमट गया था, जिसके बायस वो दोनों होटल के कमरे में ही रोड ट्रिप बना रहे थे। काफ़ी देर तक वो 5-7 थे, आधा समेत, लेकिन फिर मुर्तज़ा ने ज़बरदस्ती इनको बाहर निकाला कि वो इसकी वजह से अपना सफ़र ख़राब ना करें। वो सुनता क्या? कदम लाशऊरी तौर पर यहाँ वहाँ भटक रहे थे। वो कॉल के दौरान इतना मशगूल हो जाता कि अपने रास्ते पर ध्यान ही ना दे पाता। ज़ीबिया इसके आगे पीछे फिरती रही। ठीक है, हाँ हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़ कहकर इसने कॉल काट दी और फ़ोन जेब में डाला। साथ ही फूंक मारते हथेलियों को गर्म करना चाहा। ज़ीबिया ने इसे देखते हैरियत पूछी। ठीक है, आराम कर रहे हैं। आपा ने कहा है वापसी पर थर्मामीटर ख़रीद लूँ। अदा तो सो गई बेचारी बच्ची मेरी। ज़ीबिया ने सर झुका के इसकी इतला सुनी। वाकई बहुत सर्दी है यहाँ, यकीन नहीं हो रहा ये भी मलेशिया है। वो सादगी से मुस्कुरा कर बोली। राबे ने चेहरा झुका कर इसे देखा। मैं भी भूल ही गया था ये जगह वजूद रखती है। पहांग अब्बा को बहुत पसंद था। ये फर्स्ट वर्ल्ड होटल तो 5-6 साल पहले बना था। अब्बा के दोस्त रहते थे दूसरे इलाके में, हम वहाँ आते थे। वो मुस्कुरा दी। फैमिली पिकनिक टाइप? हाँ, हर साल मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ इधर ही गुजरती थीं। फिर अब्बा चले गए तो कभी प्रोग्राम ही नहीं बना। सुनहरी रोशनियाँ चारों ओर थीं। दूर मेन सड़क पर लाइटों वाला एक ठेला गुड़िया के बाल बेच रहा था। राबे ने अंगूठे से इशारा किया। खाओगी? वो झिमकर मुस्कुरा दी। मैं पर्स नहीं लाई, रहने दो। कर दी ना छोटी बात। इसने बुरा सा मुंह बनाया और कदम उठाते आगे बढ़ने लगा। चलो आ भी जाओ, मैं तो खाऊंगा ना। ज़ीबिया हंस दी और इसके साथ चलते फुटपाथ पार की। ठेले के नज़दीक पहुंचकर राबे ने अपनी पिछली जेब थपथपाई और बटवा बाहर निकाला। यार दो दे दो, ज़्यादा मीठे तो नहीं है? इसने लकड़ी की डंडी घुमाते 40 साला अंकल को देखते मुतझब्बन निगाह डाली। रुई के बादल उड़कर डंडी के गिर्द लपेटे गए, रेशम जैसे नरम और गुलाब जैसे दिलबहार। बिल्कुल भी नहीं, खट्टे हैं। अंकल ने पहली कॉटन कैंडी पीछे खड़ी ज़ीबिया को दी। राबे इनके जवाब पर हैरान सा देखे क्या और वो महसूस होकर धीमे से हंस दी। नरम रुई के दांतों से कुटरते इसने इसकी मिठास जुबान पर रक्स करती महसूस की। सब्ज कार्डिगन में मलबूस मर्द गर्दन मोड़े इसे देखने लगा। गुड, इसकी राय जाननी चाहिए। वो मुस्कुरा दी। परफेक्ट। राबे की कॉटन कैंडी खरीद कर वो दोनों होटल की सड़क पर वापस आ गए। हल्के सुस्त कदम उठाते वो आसमान की स्याह कालीन पर बिछे तारों से बेनियाज थे। राबे ने किनारे से एक बड़ा निवाला तोड़ा तो ताज़ा और मुलायम रेशे इसके मुंह में खुल गए। मुझे याद दिला दीजिएगा, होटल जाकर पैसे देने हैं। ज़ीबिया ने नरम आवाज़ में से मुतंबा किया और आखिरी नवालों में से एक चबाया। तुम ही याद रखो ऐसी फजूल बातें। क्या फजूल बात? इसने ज़िद्दी बच्चे की तरह थोड़ी उठाई। पैसे नहीं लौटाऊँ क्या आपको?
नहीं, फ़ौरन उठाओ वरना मैं सड़क पर आ जाऊँगा। जितनी जायदाद थी सब बेचकर तुम्हें गुड़िया के बाल खिलाए हैं। वो पलक झपकते इसे तकती गई। राबिया ने मुंह झटकते इसे देखा। अजीब औरत हो, इसने सते हुए चेहरे से देखा। ज़ेबिया खफीफ सा मुस्कुरा दी। अच्छा, नाराज़ ना हो, आपको पता है संडे मैगजीन में गुस्सा कंट्रोल करने की बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स आती हैं। राबिया लुत्फ़अंदोज़ होते एक अब्रू ऊंची की। तुम्हें मैं गुस्से वाला लगता हूँ? मैंने ये कब कहा? इसने दांत दिखाए। टिप्स आती हैं और भी कई चीज़ें आती हैं, बहुत काम का होता है। आप नहीं पढ़ते? तुम पढ़कर सुना दो। इसने डंडी होंठों के करीब करते बड़ा सा हिस्सा मुँह से काटा। ज़ेबिया ने मुस्कुराते हुए बाहें सामने बांधी। अब राबिया आदम इसकी एक्सपर्टीज जानने लगा था। खानों की रेसिपी, पजल गेम्स, कहानियाँ, सवालात, नए फैशन की तस्वीर, दुनिया भर की खबरें। संडे मैगजीन बेस्ट होता है, मैं कभी मिस नहीं करती। इसने फकरे अंदाज में कमर अकड़ाई। राबिया थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। वो बोलती गई और राबिया के कान सुनते गए। वो तो बने ही इसे सुनने के लिए थे। आपको पता है 2 हफ्ते पहले एक माहिर साइकोलॉजिस्ट ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि चंद पेशों से वाबस्ता मर्द औरों से ज़्यादा बेवफा होते हैं। अपनी कॉटन कैंडी खत्म करके इसने ज़ेबिया से इसकी खाली डंडी थामी, साथ ही इसके कहे पर अब्रू उठाई। ओ प्लीज़ तुम ये। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि पायलट्स बेवफाई में सरे फहरिस्त होते हैं। इनके बाद डॉक्टर्स, वकील, टीचर्स, मतलब तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट को हर कामयाब पेशे से मसला है। ज़ेबिया ने अब्रू भींचे इसे देखा। सरसरी सी नाराज़गी दिखानी चाहिए। वो बहुत पहुँचे हुए थे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो साइकोलॉजिस्ट बन गए। वो मुस्कुराहट दबाए इसे छेड़ रहा था। ज़ेबिया ने सांस लेते आंखें फेर लीं। संडे मैगजीन का भी गलत नहीं हो सकता। इसने हाथ जेब में डालते फ़ोन निकाला। ये कौन है मुआ? संडे मैगजीन का राइटर। मुझे मिल गया कहीं तो जोड़ जोड़ अलग कर दूंगा इसका। बटन दबा कर स्क्रीन ऑन की, लेकिन इधर ही नो सिग्नल आंखों के सामने चमचमा रहा था। ज़ेबिया संडे मैगजीन की तारीफ के पुल बांधते मरमरी सफ़ेद जॉगर से आगे बढ़ रही थी। इसने थककर सांस खारिज की और फ़ोन के किनारे बना बटन बंद किया। बच गया साला होम रैकर, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। थोड़ी वक्फे के बाद वो 2 नफूस जेंटिंग डेक की ऊंचाई पर खड़े थे। वहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड होटल इनके अकब में था, जिसके सातों रंग कोसों तक फैली जरी चमक में लथपथ थे। ऊंचे झाड़ और पत्ते स्याह सब्ज रंग का अंगुलाफ ताने बारिश की नमी में धुले धुले लगते थे, जिनके दरमियान उगे फूलों की खुशबुएं समा में हर जगह महसूस की जा सकती थी। डेक के किनारे खड़े राबिया ने हेसल आंखें झुकाकर आसपास के मंजर का बगौर मुलाहिजा किया। मुड़ी हुई पलकें और गालों की ठंडी सुर्खी, इसके लब खुश्क थे, जिन्हें वो वक्तन फवक्तन दांत से नोचता रहा। आपकी अगली फ़्लाइट कब है? ज़ेबिया ने सीने पर हाथ बांधे सवाल किया। पता नहीं, अभी शेड्यूल नहीं दिया, लेकिन मैं 2 हफ्ते में 3 फ्लाइट्स दे चुका हूँ, तो मैंने रेस्ट की प्ले की थी। दरख्वास्त। इसने फ़ौरन अंग्रेज़ी लफ्ज़ का तर्जुमा किया। ज़ेबिया ने समझकर थोड़ी झुकाई। आसपास हवा ने बेइख्तियार तेज़ी पकड़ी। आइवरी रंग का सिल्क स्कार्फ इसके सर से पीछे सरका। इसे पल बादलों के दरमियान से चीरती गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। इन दोनों ने गर्दनें पीछे झुकाईं तो तारीक आसमान में जगमगाती बत्तियाँ देखी जा सकती थीं। बादलों के गोले यहाँ वहाँ हुए तो एक जहाज़ की शक्ल नमूदार हुई। चलें, ये कौन सा मॉडल है? बता दें, जो कहेंगे मैं करूँगी। ज़ेबिया ने मुस्कुराते हुए इसे दावत दी। राबिया इसके एतमाद पर महसूस होते होले से हंस दिया। ऐसी ऑफर से तुम खुद को मुश्किल में डाल रही हो लड़की। बात छोड़ें, जल्दी बताएं। राबिया ने एक ड्रामाई सांस के साथ ऊपर देखा। अब के जहाज़ इनसे दूर हो रहा था। इसके इंजनों की गनगनाहट भी धीमी पड़ गई थी। इसके फ्यूज़लेज का साइज़ और ट्विन विंग्स हमें बताते हैं। डियर गर्ल की एक कमर्शियल एयरलाइन है, एयरबस A330, और ये पहाड़ के ऊपर से उड़ रहा है। 100 चांसेस हैं कि ये कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके आया है या लैंड होने वाला है। एयरलाइंस है ज़ाहिरन मलेशियन एयरलाइंस। ज़ेबिया मुंह खोले इसे देखते गई, आंखों में सताइश थी। बल्कि रुको, अभी मैंने गौर किया है और ये 100% लैंड होने वाला। इसकी ढलान पर गौर करो, रफ्तार आहिस्ता है। इसने एक मुतमईन सी सांस खारिज की। ये एक सफ़र का इख्तिताम है। ओ लकी पायलट। फटी फटी आंखों वाली लड़की ने जानिब चेहरा मोड़ते वो कमीनी सी मुस्कान के साथ तिरछा हुआ। तो हमारी कुछ डील हुई थी, मुझे याद पड़ता है। ज़ेबिया ने गला साफ करते यहाँ वहाँ देखा। हाँ, आप पहले प्रूफ करें कि आपने सब ठीक ठीक बताया है। राबिया के तासुरात बिगड़े, रंग फीका पड़ा। मैं कैसे प्रूफ करूँ? नहीं कर सकते? ओ कोई बात नहीं, वो क्या है ना, आप अपनी तरफ की डील प्रूफ नहीं कर सकते तो मैं कैसे अपनी तरफ की पूरी कर दूँ? इसने भी पल के झपकते मुस्कुराहट पेश। राबिया इसकी चालाकी पर दिल खोलकर हंस दिया। शाती लड़की। अच्छा, एक मज़े की चीज़ बताता हूँ तुम्हें, हाथ दो अपना। ज़ेबिया ने 2 पल ठहर के इसे देखा। आपको अपने घर वालों के साथ मांगने आना चाहिए। दाएं हाथ अध हवा में बुलंद किए इसके हरकत को 2 पल कफल लगे और फिर वह सर झटक कर मुस्कुरा दिया। गाल नीम गुलाबी पड़े, लेकिन इस बार वजह ठंड नहीं थी। ज़ेबिया तुम। वो मुस्कुराता जा रहा था। ये लें, क्या याद करेंगे मेरा हाथ? इसने 5 उंगलियां हवा में हिलाई। खुद वो भी मसरूर सी नजर आती थी। ओके, ये देखो। जेब में रखे रखे इसका हाथ गर्म हो चुका था। अलबत्ता ज़ेबिया की हथेली ठंडी बर्फ़ जैसी थी। नरमी से इसका हाथ थामे इसने इसकी शहादत की उंगली अपने अंगूठे की निचली तरफ सजाई, एक आड़े निशान की सूरत।
इस तरह पायलट्स ऊंचाई की पैमाइश नापते हैं। हम अपने अंगूठे को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हर उंगली की चौड़ाई 1000 फीट की नुमाइंदगी करती है। लिहाजा अगर मैं 10,000 फीट पर उड़ान भर रहा हूँ तो मैं इसकी पैमाइश ऐसे करूँगा। अपने खाली हाथ की उंगली की नोक इसकी अगली उंगली के किनारे से टकराई और इसके हाथ पर एक फर्जी लकीर खींची। ज़िबिया का जिस्म यकदम छल पड़ गया। फिर जलती ज़ुबान छत पर कैद हुई। हेज़ल आंखें झुकाए वो मशगूल सा कुछ कह रहा था। नरम गालों में से एक पुरखसूस मुस्कुराता आधा चांद वाज़ेह था, मगर ज़िबिया कहाँ सुन रही थी। वो यकटुक शहर में जकड़ी निगाहें उठाए इसका चेहरा देखती गई। वहाँ की पोर पोर नापती गई। इसकी नाक की हड्डी, गुलाबी गालों का फूलापन, चमचमाती जिल्द, दाएं कान में परोया कीमती मोती। कोई से रोकता, क्योंकि वो एक बार फिर इस मर्द के लिए चटक रही थी। वो कोई बात ख़त्म करके रुका तो नज़र घुमाकर इसे देखा। 1000 फीट ज़रूरी है, 1000 फीट ही हो। ज़िबिया ने हड़बड़ाहट में आकर बामुश्किल गले से थूक उतारते सवाल किया। ज़रूरी है। देखो, एक स्केल जहन में लाओ, इसमें 5-5 नुक्ते छोड़कर हिस्से मौजूद होते हैं और हम हिसाब भी इसी तरह लगाते हैं। वैसे ही मेरे हाथ की हर उंगली भी एक मखसूस चौड़ान नाप रही है। सो अगर हम 10,000 फीट पर उड़ रहे हैं तो मैं नुक्ता आगाज़ से ऊपर की तरफ 10 उंगलियों की चौड़ाई को गिनूंगा। इस संदर्भ दोबारा इसी लकीर पर उंगली फेरी। आंखों में नरमी थी। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हज़ारों फीट ऊपर बहुत काम आती है। इस बार इसने निगाहें उठाई तो राबे इसे ही देख रहा था। छोटा सा लैंडमार्क, हमें याद दिलाने के लिए कि हमारा मकाम क्या है और क़याम क्या है। वो सांस रोके इसे देखती रही। चंद इजाफी लम्हात इनके दरमियान ऐसे ही तवील हुए और फिर राबे ने आहिस्तगी से इसका हाथ इसके पहलू में छोड़ दिया। वापस चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। जैकेट को सख्ती से खींचते इसने कहा। सो ज़िबिया ने भी हामी भर ली। वापसी का सफ़र साकित मगर खुश आनंद था, लेकिन जेंटिक हाईलैंड्स की हवा में एक अजीब सी दिलगेरी जन्म ले रही थी। शायद इन पाक वादियों को इल्म था कि जवानी के इन अनमोल वादों में से कितने असल हो पाएंगे और कितने वक्त की मार मर जाएंगे। इनके बस में होता तो जेंटिक हाईलैंड्स इन्हें वहीं रोकते थे, लेकिन फिर जहन के पर्दे पर एक ख्याल नमूदार होता। इंसान रोकने पर आखिर कब रुके हैं। हाल जगह पैसेंजर कैबिन MH370 2:27 AM। अकायर ज़मूरा की बस हो गई थी। इसने चंबे से सीट में आगे पीछे होते अपनी अंदर दौड़ती बेआरामी और तंगी की लहर को मिटाना चाहा। ऑक्सीजन मास्क और कैनोला के बावजूद इसे सांस अटक अटक कर आ रही थी। राहदारियों के बीच चलती फ्लाइट अटेंडेंट्स भी गर्दन और पेशानी से ठंडे पसीने साफ करती मुतज़ब्ज़िब सी दिखाई दे रही थीं। 12 मिनट कबल कुछ बहुत गलत अंजाम पा चुका था। बहुत तहस, बहुत ऐबदार। बस बहुत हुआ, मैं और ऐसे नहीं बैठ सकता। अपनी सीट की बेल्ट खोलते अकायर ने हड़बड़ाहट से कहा। ज़िबिया ने बंद आंखें मचक कर इसे देखा। अब वो आपस में तंग हुई। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वो तेज़ से आगे झुकी। मैं नहीं, तुम भी साथ चलो। इसने तनफ़ुस फूल रहे थे, आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। सबसे चुभन से कपकपाती उंगलियों ने लॉक खोला। कहाँ जाएंगे, दिमाग ठीक है, हम प्लेन में हवा में। इसने साथ बैठे मर्द की आंखों से खुमार का चश्मा हटाना चाहा। अलबत्ता इसे खुद भी दूर कहीं अपना हलक कड़वा होता महसूस हो रहा था। गले की नाली सूखी थी। आई डोंट केयर, हम प्लेन में हैं या क्रूज शिप में। मुझे सांस नहीं आ रही ज़िबिया, ये नॉर्मल नहीं है, कुछ गलत हो रहा है इस प्लेन में। वो पहली बार तैश में घुर्राया। आसपास सब अपने हवासों में इतने कमज़ोर और मुबहिम से बैठे थे कि किसी ने ज़्यादा तवज्जो न दी। अलबत्ता स्याह अबाई वाली ज़रूर बाज के शुरू थी। और लोग भी तो सब्र कर रहे हैं ना। इसने पुरसकून मगर सादा लहजे का इंतखाब किया। अकायर ने आंखें घुमाई। और वैसे भी कैप्टन ने, ओ तुम्हारा एक्स मंगेतर, क्या कहा था इसने। तैयारा चढ़ान पर है, सब्र रखें। वॉटएवर, मुझे कोई ये बता दे कि 10 मिनट से तैयारा चढ़ान पर ही है और अब तक ऑक्सीजन बहाल क्यों नहीं हुई। माहिर पायलट से कोई ये क्यों नहीं पूछता जाकर। ज़िबिया ने नात पसंदीदगी से इसका चेहरा देखा। तुम इसे प्लेन उड़ाना नहीं सिखा सकते अकायर। ऑक्सीजन मास्क के पार इसकी आवाज़ भराई हुई ऑक्सीजन मास्क के पार इसकी आवाज़ भराई हुई थी। अकायर ने दबे दबे गुस्से में ज़ुबान लबों पर फेरी, फिर ठहर कर इसे देखा। तुम्हें इस पर इतना यकीन है, आखिर क्यों। क्योंकि वो तुम्हारा मंगेतर रहा है, पड़ोसी रहा है, तुम्हारा इसका मोहब्बत और अकीदत और भरोसे और दिलासे का रिश्ता था। तुम भूल गई, वो झूठा है, बदतमीज़ है। इसने तुम्हें एयरपोर्ट पर जलील किया। वो तुम्हें जलील करने के लिए हर हद तक जा सकता है। तुम इस पर क्यों भरोसा करी हो ज़िबिया। सुरमई आंखों में सिवाय तकलीफ़ और गर्व के कुछ न था। ज़िबिया ने 2 पल के लिए निगाहें इस पर जमाए रखी, फिर गर्दन झुका ली और सर आहिस्तगी से नफ़ी में झटका। मैं इस पर भरोसा करती हूँ क्योंकि वो इस प्लेन का पायलट है। एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। और वो खामोश हो गया। कुछ देर इसका फीका पड़ता चेहरा देखा और फिर अपने बेल्ट पर धकेल कर खड़ा हो गया। ज़िबिया ने इसे नहीं रोका, सिर्फ राह बनाते अपने पैर पीछे कर लिए। जाने वालों को कौन रोक सकता है। आयशा अब्दुल करीम अकाई को राहदारी तक आते देखती यकबारगी इसके करीब पहुंची। अलबत्ता रास्ते में थोड़ा सा डगमगाई थी। ऑक्सीजन की कमी मजबूत तर को भी नहीं बख्शती। जी सर, अपने कैप्टन से मेरी बात करवाएं। इसने सपाट नज़रों से इसकी शक्ल पढ़ी। आयशा ने गड़बड़ा कर इसे देखा। यकीनन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। कुछ कहने को लब खोले ही थे। अकाई ने पुरसकून अंदाज में बात काटी।
मना करने का सोचेगा भी मत। मेरे पीछे मौजूद 200 लोग इस वक्त गवाही दे सकते हैं कि हम सब सांस की कमी से मर रहे हैं। आपके पायलट इस मुहिम से ऐलान के बाद ठंडे पड़ गए हैं। रुककर सांस ली, जो कि मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। मैं जानना चाहता हूँ ये चल क्या रहा है। क्या प्लेन मुश्किल में है? और है तो हमें जाने का पूरा राइट है, इसलिए मेरी बात करवाएं। सर, हम ऐसे कैप्टन को नहीं बोल सकते। आयशा परेशान से इसे समझाने की कोशिश कर रही थी, जब दूर खड़ी लौरा भी माजरे की बारीक बिनी नाप कर आगे बढ़ी। आयशा का बाजू छूते इसने सवालिया अब्रू ऊपर की। आयशा ने इस तरह में सरनफी में हिलाया। मुझसे शेयर कीजिए, क्या मामला है? मास्क के पार से आंखें इसे तक रही थी। मामला कुछ यूँ है कि मैं एक दमे का मरीज़ हूँ और आपकी एयरलाइंस इस वक्त मुझे बिल्कुल बेहतर महसूस नहीं करवा रही। पिछले 10 मिनट से 2 लोग नीम बेहोश से बैठे हैं और बाकी सब मुस्तकिल जमाइयाँ लेते दिखाई दे रहे हैं। इसने एक निगाह आयशा पर डाली। मुझे पता है आपकी तबीयत भी अजीब है। मुझ तक आते आपके कदम डगमगा रहे थे। आयशा ने शर्मिंदगी से यहाँ वहाँ देखा तो एक ऐसे मुसाफिर की हैसियत से फिल वक्त मेरी एक यही ख्वाहिश है कि गहरी सांस अंदर ली, फिर बाहर छोड़ी। लेट मी टॉक टू योर कैप्टन। आप क्या बात करेंगे कैप्टन से? लौरा ने संजीदगी से सवाल किया। करीब बैठी ज़ीबिया बेचैन मगर खामोश थी अकायर की पुश को देखती रही। मैं इनसे पूछूंगा कि वो क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम इतना बताऊंगा कि यहाँ लोग मरने वाले हैं। फिर बददिली से मुस्कुराया, शायद इन पर कोई असर न पड़े। आयशा ने लब काटते लौरा को देखा। वो गहरी सोच में गुम नजर आ रही थी। चंद सानिया बाद इसने थोड़ी उठाई और एक मजबूत निगाह से अकायर को देखा। ठीक है, मेरे साथ आएँ। इसने कंधे के ऊपर से एक आखिरी नज़र ज़ीबिया पर डाली, जो साकित तासुरात से इसे देखी गई। फिर इसने रुख मोड़ लिया और लौरा के पीछे चल दिया। गैलरी एरिया तक जाते मुसाफिरीन की सरगोशियाँ मान से पड़ गई थी। वो सर झुकाए स्याह लेदर जैकेट में मलबूस सुस्त कदमों से चलता रहा। इसे लगा इसके नीचे ज़मीन ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ वहम था। वहम ही था ना। इस मुकाम पर वो दोनों मुसाफिरीन की समात और बिसारत से दूर थे। एक वीरान कोने के करीब रुककर लौरा ने इत्मीनान से इसका चेहरा देखा। मुझे 1 सेकंड दें, इसने कहते अपने कान से जुड़े हेडसेट में लॉगिन किया। राब्ता कॉकपिट से कनेक्ट हुआ। एक पैसेंजर आपसे बिला तवक्कुफ बात करना चाहते हैं कैप्टन, इनके कुछ शुबहात हैं, इसने इतला दी। और दूसरी तरफ से जवाब सुनने खामोश हुए। अकायर होंठों का किनारा तर करते इसे देखता रहा। लौरा ने कुछ सुनकर निगाहें ऊपर उठाई। मिस्टर अकायर जमूरा। शायद राबी ने नाम पूछा था। लेदर जैकेट वाला मर्द जेबों में हाथ फंसाए से तकता गया। वो हेडसेट में हामी भरते सीधी हुई और अपने यूनिफॉर्म की जेब से एक काली छोटी डिवाइस बरामद की। अकायर के सामने अपनी खुली हथेली पेश करते इसने बताया, कैप्टन तैयार है, इसे इस्तेमाल करें। अकायर ने लंबी उंगलियों से डिवाइस थामी और अटेंडेंट को देखा। लौरा ने इस पर वाक़े बटन की जानिब इशारा किया। जब आप तैयार हों तो इसे दबा दीजिएगा। थैंक यू, इसने कहते बटन दबाया और डिवाइस मुंह के करीब की। अकायर स्पीकिंग। राबे का जवाब सुनने इसने छोटा डब्बा कान से लगाया। लौरा इसे देखती गई। अपने सामने खड़ी होस्टेस को फारिग करो, मुझे तुमसे बात करनी है। संजीदा बेअसर अल्फाज। अकायर ने एक पल गड़बड़ा कर लौरा को देखा तो कैप्टन की आवाज़ दोबारा गूंजी। एक्ट नेचुरल। इसके दिल ने धड़कनें बुलंद की, मगर इसने तवज्जो नहीं दी। आले को कान से हटाते इसने नरमी से सामने खड़ी अटेंडेंट को देखा और खफीफ सा मुस्कुराया। थैंक यू, मैं बात करके आपको बुला लूँगा। और वह सर को खम देते वहाँ से चल दी। राहदारी खाली पाकर इसने छोटा स्याह डब्बे जैसा फ़ोन वापस कान से जोड़ा। इस बार चेहरे पर वाज़ेह नागवारी थी। ये तुम क्या कर रहे हो कैप्टन? वो दबी दबी झुंझलाहट में गुर्राया। पहले बताओ, लौरा गई? अकायर ने नाक से सांस अंदर खींची। फेफड़े छलनी छलनी हुए। हाँ, गुड। ये तुम क्या कर रहे हो राबे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? लोगों को सांस नहीं आ रही। इस सरगोशी में ही इसे जाड़ा। मैंने क्या किया? सामने वाला उल्टा हैरान हुआ, लेकिन इसके अंदर का तमस्कुर आया था। राबे आदम, अकायर ने सबसे पुकारा। अकायर समूरा। रुक कर एक महसूस से सांस ली। मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो हमारी डील हुई थी। तुमसे वफा कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बकवास मत करो मेरे साथ, हमारी ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। वो तान पीसते बोला। तुमने क्या किया है ऑक्सीजन के साथ? दूसरी तरफ राबे मुर्दा सा मुस्कुराया। यार, तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करते करते कॉकपिट में इतना बोर हो गया था कि 2-4 स्विचेस छेड़ दिए, अब ठीक नहीं हो रहे। इसके चेहरे से सारा रंग पानी की मानी निचोड़ गया। जिस्म से जैसे रूह आज़ाद हुई। खुश्क लब ज़ुबान से नम हुए। राबे, फ़ौरन इसी वक्त सब ठीक करो। 2 लोग बेहोश हो चुके हैं, बाकी इस कदर बदहवास हैं कि अपने उठने बैठने का अंदाज़ा नहीं। अच्छा, और तुम्हें भी तो अस्थमा है। मेरी इतनी फ़िक्र होती तो एक घटिया नीच हरकत अंजाम न देते तुम। इसी वक्त सब ठीक करो राबे, हमारा प्लान पूरा हो चुका है। मुझे अपना इंतकाम मिल गया, तुम्हें तुम्हारा। इसने घबराई हुई निगाह आसपास दौड़ाई। मुसाफिरीन और लौरा अब भी दूर थे। लाइन की दूसरी जानिब सन्नाटा था और फिर आहिस्तगी से एक खामोश हंसी गूंज उठी। अकायर के अब्रू अताब में भींचे। और यहीं पर तुम मार खा गए मिस्टर कंसल्टेंट। दूसरी तरफ धीमी खटर पटर हुई। राबे की आवाज़ साफ थी, ठोस। मेरा इंतकाम तो अब शुरू हुआ है। अकायर का दिल बेकाबू था। इसे पसीने में भीगी हथेलियों से डिवाइस थोड़े दूसरे हाथ में मुंतकिल की। जुबान लड़खड़ा रही थी। स्टॉप इट राबे, हमारा प्लान। क्या हमारा प्लान? हमारा प्लान लगा रखा है।
वो एकदम जैसे चिढ़ गया। एक तो इतनी देर बाद कॉल कर रहे हो, और 1 मिनट, तुम्हें ये फलाही कीड़ा कब जागा? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम क्या करने वाले हो राबे? इसने पेशानी मसलते खौफ से पूछा। तुमने कितनी देर पहले मास्क पहना था कायर? इसने कर्ब से आंखें मींची। तुम क्या करने वाले हो कैप्टन? दोबारा जोर दिया। इस बार राबे मुस्कुरा दिया। तुमने सुना होगा, राबे आदम को जिंदगियां तबाह करने में महारत हासिल है। टूटती जुड़ती खामोश आवाज़। अकायर की चिल का बाल बाल रिंग गया। इसे मैं इख्तियार साथ बनी दीवार को जकड़ा। मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ वक्त काटूंगा। मेरा इनाम मेरी रिहाई होगी। राबे, इसको अपनी आवाज़ भराई हुई सुनाई दी। तुम कुछ भी मुझे बताए बगैर नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। ओह! वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया। अकायर को उम्मीद उभरती नजर आई। तुम मुझ पर केस कर देना लड़के, दगा में दगा देने वाला कमबख्त पायलट राबे आदम। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा राबे। वो मुश्किल दांत मसलते खुद को चीखने से रोक रहा था। बराए करम ख्याली ताबीरात को फैक्ट बनाकर ना पेश करें, सामीन गुमराह होंगे। वो जैसे महसूस हो रहा था। अकाई ने लरसती सांस अंदर उतारी। आंखें सुर्ख पड़ चुकी थीं और वैसे भी वो सीट में आगे झुका। बादलों के साए छुपी स्याही हेजल आंखों से होती इसकी रूह में कैद हो चुकी थी। क्या तुम हमारा नुक्ता आगाज़ भूल चुके हो? और यहीं पर अकायर जमुरा की बची कुची सांसें भी अटक सी गईं। वो कैसे भूल सकता था? अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? अकायर इसके साथ मिला हुआ है? अकायर अभी तक मेरा फेवरेट कैरेक्टर था यार, ये क्या हो गया? अच्छा, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा आगे पढ़ने का। इसका 3rd पार्ट आया हुआ है। ऑलमोस्ट 2 एपिसोड्स होंगी इसकी, और मिनिमम या मैक्सिमम 3 हो जाए शायद। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।